अध्याय 66 कृपया मुझे सिखाएं। ली युनतियान और अन्य लोगों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर वेई जुवान का अहंकार और भी अधिक स्पष्ट हो गया। दिल खोलकर हंसते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अकेले घुटने टेकना आपकी ईमानदारी नहीं दर्शाता है। ली युनतियान और अन्य लोगों का चेहरा राख हो गया और उन्होंने अपने दांत भींचते हुए कहा, उनकी आवाज़ें दुख से भरी हुई थीं। हम वरिष्ठ वेई से अनुरोध करते हैं कि कृपया उदार बने। वेई जुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ली युनतियान और अन्य लोगों ने बहुत साहस दिखाया, जिससे वह थोड़ा हिल गया। वेई जुवान, सूम्यू ने खून से भरा पेट ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच हम एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। आप सचमुच दृढ़निश्चयी हैं। वेई जुवान ने अपने दोनों हाथों को एक साथ पकड़ लिया और सूम्यू के पेट की ओर मारा। दर्द से बेहोश होने से पहले एक तेज धमाके के साथ सूम्यू ने मुंह से खून उगल दिया। युवा मास्टर सू, उनके अनुयायी चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वेई जुवान इतने दर्शकों के सामने अपना वादा तोड़ देंगे। एक भी मत छोड़ना, वेई जुवान ने क्रूरतापूर्वक अपने आदमियों को आदेश दिया। फिर वह सूम्यू के पास खड़ा हुआ और उसे ऐसे लात मारी जैसे वह किसी मरे हुए कुत्ते को लात मारकर किनारे कर रहा हो। स्काई टॉवर के शिष्य जो पहले ली युनतियान और अन्य लोगों का सामना कर रहे थे, वे उपहास करते हुए उनके पास पहुंचे और चुनौती देने लगे। टीएल लोल, यहाँ तक कि जब वे लोगों की पिटाई कर रहे होते हैं तब भी यह ऐसा होता है। रुको, आइए पहले एक चुनौती जारी करें क्योंकि हमें स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। जैसे ही वे क्रोध में आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपना क्रोध कैसे प्रकट करें, तभी उनका शत्रु धमका। क्या चुनौतियों को अस्वीकार करने का कोई कारण था? यह एक खुली और जंगली समूह लड़ाई थी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित प्रतिद्वंद्वी था। वेई जुवान एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे और मजाक कर रहे थे, जो कोई भी बात मानने से इनकार करता है उसे पीट पीट कर मार डालो। उपद्रव से बचने के लिए आप उसे मार भी सकते हैं। वह स्पष्ट रूप से सूम्यू का अनुसरण करने वाले लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था, उन्हें यह दिखाना चाहता था कि जब उन्होंने गलत व्यक्ति का अनुसरण किया तो उनके लिए क्या होगा। क्योंकि का यांग ली युनतियान के करीब खड़ा था, उसे भी वेई जुवान के अधीन एक शिष्य ने निशाना बनाया था। इस व्यक्ति ने काय यांग के सामने धावा बोला, अपना नाम बताया और काय यांग के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने हमला कर दिया। काय यांग ने उस व्यक्ति के पेट में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक लात मारी, जिससे वे तुरंत नीचे झुक गए। टीएल, उसके वेफू के साथ खिलवाड़ मत करो। एसएम ईडी, मैंने सोचा था कि केवाई का काम कचरा साफ करने के साथ किया गया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये केवल उसके दुर्भाग्य के कारण था। उसकी साधना केवल 8-9वें चरण में थी और नियमों के अनुसार उसके पास काय यांग को चुनौती देने के लिए भी आवश्यक योग्यता नहीं थी। लेकिन चूंकि उसने पिटाई के लिए कहा था, इसलिए वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकता था। युद्ध के मैदान से बचते हुए काय यांग कदम दर कदम सूम्यू की ओर चली। काय यांग की ओर अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए वेई जुवान ने उसे आकार दिया और संदेह की एक किरण उसकी आंखों से गुजरी। सूम्यू के अधीन कितने लोग थे, उनके नाम क्या थे? वेई जुवान को स्वाभाविक रूप से ये सब पता था, लेकिन वह काय यांग से कभी नहीं मिला था, इसलिए वह अस्थायी रूप से काय यांग की पहचान नहीं जानता था। काय यांग शांत चेहरे के साथ चुपचाप सूम्यू के पास पहुंची। अपना हाथ हिलाते हुए उसने सूम्यू की सांसों को महसूस किया और पता चला कि सूम्यू केवल बेहोश हो गई थी। उसे आराम से छोड़ना। आप कौन हैं? वेई जुवान खुश नहीं थी। सूम्यू और खुद के बीच मतभेदों के साथ जब यह व्यक्ति सूम्यू की स्थिति की जांच करने के लिए सामने आया, तो यह स्पष्ट रूप से पता चला कि उन्होंने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। खड़े होकर काय यांग ने शांति से वेई जुवान की ओर देखा। इस गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो? वेई जुवान ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और कठोर स्वर में कहा, परीक्षण शिष्य काय यांग, कृपया मुझे सिखाएं। काय यांग ने वेई जुवान पर हाथ उठाया क्योंकि यह स्काई टॉवर शिष्यों के बीच युद्ध का शिष्टाचार था। काय यांग, वेई जुवान ने तुरंत खुद को ठीक करने से पहले शून्य भाव से देखा, आप वही काय यांग है जिसने स्टॉर्म हाउस के खिलाफ जीत हासिल की थी। मैं हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर मुख्य द्वार पर काय यांग नामक कोई अन्य शिष्य नहीं है तो वह मैं हूँ। क्या मजाक! एक तुच्छ परीक्षण शिष्य ने आकर इस गुरु को चुनौती देने का साहस किया। क्या आपको अधिकार है? वेई जुवान ने व्यंग्य किया। मुख्य द्वार के नियम कहते हैं कि जब तक शिष्यों के बीच साधना में अंतर 3 चरणों से अधिक नहीं हो जाता, तब तक वे द्वंद्व करने में सक्षम हैं। ये गुरु प्रारंभिक तत्व 3य चरण पर है, आपको क्या माना जा सकता है? वेई जुवान ने उसे घृणा की दृष्टि से देखा। एक परीक्षण शिष्य, वह केवल एक ऐसा शिष्य था जिसे प्रारंभिक तत्व चरण में अभी भी सफलता नहीं मिली थी। चूंकि उसे अभी भी सफलता नहीं मिली थी, तो उनके चरण का अंतर स्वाभाविक रूप से पहले से ही 3 चरणों को पार कर गया होगा। मैं भी प्रारंभिक तत्व 3य चरण पर हूँ, काय यांग ने उदासीनता से उत्तर दिया। हतप्रभता की ध्वनि गूंज उठी। ये संभव नहीं हो सकता। काय यांग पहले ही प्रारंभिक तत्व 3रे चरण में पहुंच चुकी है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें संयमित शरीर के 3रे चरण तक पहुंचने में 3 साल लग गए? क्या इसलिए कि उसने गलत बात कही थी, या क्या मुझे गलती से याद आया? यह अजीब है। काय यांग ने अभी हाल ही में मुझे चुनौती दी है। जब उसने ऐसा किया तो वह अभी भी संयमित शरीर के 8वें चरण में था, तो वह 1 महीने से भी कम समय में इस चरण तक कैसे पहुंच सका? सभी प्रकार के प्रश्न किसी भी तरह से संख्या में कम नहीं उठे। वेई जुवान भी काय यांग के बारे में संदेह से भरा हुआ था, लगातार सोच रहा था कि वह झूठ बोल रहा था या नहीं। यदि वह प्रारंभिक तत्व अवस्था तक पहुंच गया था, तो वह अभी भी एक परीक्षण शिष्य क्यों था? वह नहीं जानता था कि काय यांग कल रात ही वहां से गुजरी थी। इसके अलावा वह संयमित शरीर के 9वें चरण से सीधे प्रारंभिक तत्व 3रे चरण में चला गया था। क्या अब मुझे आपको चुनौती देने का अधिकार नहीं है? काय यांग ने पूछते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनमें एक अशुभ चमक थी।
यदि वास्तव में आपके पास इस स्तर की साधना है तो आपको मुझे चुनौती देने का आवश्यक अधिकार है। वेई जुवान ने अपना सिर हिलाया और दुर्भावना से हंसे, केवल तभी जब आप मृत्यु से नहीं डरते। कायांग ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप भी मृत्यु से नहीं डरते। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वेई जुवान गुस्से में था क्योंकि उसने इस तथ्य के बारे में सोचा था कि उसने अभी भी अपनी रक्षात्मक कलाकृति पहनी हुई थी। इसलिए भले ही वह प्रारंभिक स्तर का मार्शल अभ्यास करता हो, फिर भी वह अपनी रक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होगा। इसने उसे व्यावहारिक रूप से अजेय बना दिया। जबकि वह केवल आरंभिक तत्व तृतीय चरण पर था, वह संभवतः मुझसे कैसे जीत सकता था। आना, मैं तुम्हें परीक्षण के तौर पर मुक्का मारने की अनुमति दूंगा। वेई जुवान ने अहंकार और गुस्से से भरे हुए काई यांग की ओर अपना हाथ लहराया। क्या काई यांग विनम्र होंगी? आगे बढ़ते हुए उसने सीधे वेई जुवान के सीने में एक मुक्का मारा। खौलती गर्म यांग वर्ल्ड क्यूई फूट पड़ी। न केवल वेई जुवान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि काई यांग का शरीर हिल गया क्योंकि वह कई कदम पीछे हट गया। सिर नीचे करके उसने देखा कि उसका हाथ लाल था। यह स्पष्ट था कि वह अपने ही विश्व क्यूई द्वारा घायल हो गया था। हे, आपने अपने आप को ज्यादा महत्व दिया। वेई जुवान को इस परिणाम पर बहुत गर्व था, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसे पता चला कि काई यांग की आंखों का रंग लाल हो गया था। उसने अपने शरीर से विश्व क्यूई के हिंसक और उबलते गर्म उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। उसकी नज़र में पीछे हटने की इच्छा या डर का जरा सा भी आघात नहीं था, बल्कि केवल तुलना से परे उत्साह था। उसकी आंखें किसी भयानक जानवर की तरह थीं जो अपने शिकार को देख रहा हो, जरा सी हलचल उसे झपटने पर मजबूर कर देगी। बिना किसी चेतावनी के वेई जुवान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन काई यांग पहले ही उस पर झपट पड़ी थी। उसके डेंटियन के भीतर यांग लिक्विड की एक बूंद गायब हो गई और उसकी उंगलियों में दिखाई दी। एक साधारण विचार से ये सिकाडा के पंख जितना पतला और खून जैसा लाल ब्लेड बन गया। जैसे ही काई यांग और वेई जुवान के बीच मारपीट हुई, प्रकाश की एक रक्त लाल किरण चमकी, साथ में काटने और काटने की आवाजें भी आईं। वेई जुवान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पेट ठंडा हो गया है। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका दिल बैठ गया और वह चिल्लाया, मेरा कढ़ाईदार क्लाउड लॉकिंग मेल। ये कढ़ाईदार क्लाउड लॉकिंग मेल एक साधारण श्रेणी की मध्यम वर्गीय कलाकृति थी। हालांकि इसकी रैंक ऊंची नहीं थी, फिर भी यह उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त थी। वह नहीं जानता था कि बड़े बुजुर्ग ने इसे कहां से प्राप्त किया, लेकिन उसने इसे उसे दे दिया था। उस समय ग्रैंड एल्डर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आमतौर पर एक प्रारंभिक तत्व मार्शल अभ्यासी इस रक्षात्मक कलाकृति की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ होगा जब तक कि वे एक महान हथियार का उपयोग नहीं करते। लेकिन अब ये खजाना जिस पर उसे इतना विश्वास था, एक साथी शिष्य ने द्वंद्व युद्ध में काट लिया था, जो केवल प्रारंभिक तत्व तृतीय चरण पर था। उसने कौन सा मार्शल हथियार इस्तेमाल किया? क्या वह लाल ब्लेड भी कोई गुप्त हथियार था? और इसका ग्रेड भी कढ़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल से ऊंचा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो यह चौंकाने वाली घटना कैसे घटित हो सकती है? अध्याय 67। आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। उस पल में आप ये भी कह सकते हैं कि वेई जुवान को बहुत पछतावा था। वह इस बात से हैरान था कि उसका कढ़ाईदार क्लाउड लॉकिंग मेल उसके प्रतिद्वंद्वी के एक भी वार को रोकने में असमर्थ था और अपनी रक्षात्मक कलाकृति के फटने पर रो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अब अपनी सभी रक्षात्मक संपत्तियां खो दी थीं। वह बेहद गुस्से में थे। अपने शरीर को चारों ओर घुमाते हुए वेई जुवान काई यांग की ओर कूदा और चिल्लाया, तुमने मेरी रक्षात्मक कलाकृति को तोड़ने का साहस किया। मैं चाहती हूं कि आप मरें। वेई जुवान भी प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण में था, इसलिए जब उसकी ताकत फूट पड़ी तो वह काई यांग से नहीं हारा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए, जब काई यांग अभी भी संयमित शरीर के चरण में था, तो वह पहले से ही प्रारंभिक तत्व पांचवें चरण में किसी को मार सकता था। आरंभिक तत्व तृतीय चरण में एक तुच्छ व्यक्ति कैसे कोई लाभ प्राप्त कर सकता है? जब वेई जुवान काई यांग के पास पहुंचा तो खून का लाल ब्लेड हवा में आर पार हो गया और वेई जुवान पर कई बार वार किया, जिससे कई घाव हो गए। वेई जुवान का शरीर तुरंत अकड़ गया, उसकी मुट्ठी काई यांग से 3 इंच दूर रुक गई। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उसे भीषण गर्मी का एहसास हुआ। कांपते हुए उसकी आंखें जमीन की ओर घूम गईं। केवल काई यांग के हाथ में खून से लथपथ लाल ब्लेड देखने को मिला, जैसे कोई तेज सांप लगातार हमला कर रहा हो। एक रक्षात्मक कलाकृति वह सब कुछ नहीं है जो इसे बनाया गया है। जब काई यांग की नज़र वेई जुवान के शरीर पर कढ़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल पर पड़ी तो उसने व्यंग्य किया, ये छिद्रों और आंसुओं से भरा था। काई यांग भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उनका यांग लिक्विड ब्लेड इतना शक्तिशाली होगा। ये वास्तव में इतना तेज था। जिसके बारे में बोलते हुए काई यांग वास्तव में वेई जुवान से लड़ना चाहता था। मूल रूप से उसने सोचा कि उसे कुछ शक्ति का उपयोग करना होगा, लेकिन वर्तमान में उसने खुद पर हावी होने के लिए यांग तरल की केवल एक बूंद का उपयोग किया था। चूंकि प्रतिद्वंद्वी ने कढ़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल का उपयोग किया था, तो वह यांग लिक्विड का उपयोग क्यों नहीं कर सका? आओ और मुझे घायल करने की कोशिश करो। काई यांग को थोड़ी नाराजगी के साथ देखते हुए वेई जुवान के गाल कांपने लगे। भले ही उसका जीवन काई यांग के हाथों में था, फिर भी वह थोड़ा भी भयभीत नहीं था क्योंकि वह सबसे बड़े बुजुर्ग का पोता था। इतने सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति के समर्थन के साथ स्काई टॉवर में कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। बच्चे, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी मेरे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम मौत की तलाश में हो। आत्मविश्वास से भरपूर वेई जुवान ने काई यांग की ओर धमकी भरी दृष्टि से देखा। जब काई यांग ने यह सुना तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसकी उंगलियों के बीच का खून का लाल ब्लेड और अधिक खतरनाक हो गया और उसकी आंखों में लाल चमक पहले की तुलना में अधिक क्रूर दिखाई देने लगी। मैं नहीं जानता कि पहले तुम मरते हो या मैं।
कायांग ने वेई जुवान से कहा। उसकी आवाज़ दिलचस्पी से भरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ताकत लगा रहा था। धीरे धीरे वेई जुवान की छाती से गहरे लाल खून की धार टपकने लगी और वह कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिस क्षण वह घायल हो गया, वेई जुवान को लगा कि उबलती गर्म विश्व की हुई उसके अंदर प्रवेश कर गई है, जिससे उसकी त्वचा और मांस दर्दनाक रूप से जल गया है। आपने वास्तव में साहस किया। वेई जुवान ने कायांग को अविश्वास से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्काई टॉवर में अभी भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे घायल करने का साहस किया। मैंने हिम्मत की या नहीं, मैंने ये पहले ही कर लिया है। क्या आप कहते हैं कि मुझमें हिम्मत नहीं है? कायांग ने ताकत लगाना जारी रखा और ब्लेड को आधा इंच अंदर धकेल दिया, जिससे खून लगातार बहता रहा। वेई जुबान ने अंदर से अपनी कायरता दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे दादा तुम्हें मार डालेंगे? शिष्यों के बीच नोट्स की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। कायांग ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप दूसरों से तुलना नहीं कर सकते तो आप अपनी हत्या के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। सबसे बड़ा बुजुर्ग क्या कर सकता है? स्काई टावर पवेलियन उसका नहीं है। वेई जुबान को पागलपन की हद तक उन्मत्त शिष्य को पूरे शरीर में कपकपी और ठंड महसूस हुई। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, कायांग ने अचानक उसे टोक दिया, अगर तुम कहोगे कि मैं मान लेता हूं ये 2 शब्द तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए इसके बारे में सोचो भी मत। वेई जुबान घातक रूप से श्वेत हो गए क्योंकि उन्होंने केवल स्वीकार करने के बारे में सोचा था। शिष्यों के बीच लड़ाई में अगर किसी को लगता था कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में असमर्थ हैं तो वे हार मानने में सक्षम थे। तब उनका प्रतिद्वंद्वी उनका पीछा नहीं कर सका या उन पर आगे हमला नहीं कर सका। लेकिन अब उसने ये 2 शब्द कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह अपनी पागल लेकिन गंभीर आंखों में कोई संकेत नहीं देख सका कि कायांग मजाक कर रहा था। आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? ये पूछते हुए वेई जुबान ने अपने दांत भींच लिए। मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस ये सोच रहा हूं कि आप सुम्यू से तुलना कैसे नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके खिलाफ जीतने के लिए अपनी रक्षात्मक कला पर भरोसा किया था। कायांग ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। वेई जुबान उस बिल्ली की तरह थी जिसकी पूंछ आगे बढ़ गई थी। धीरे से चिल्लाते हुए, मैं उसकी तुलना कैसे नहीं कर सकता? मेरी ताकत उनसे ऊंची है, मेरी हैसियत भी ऊंची है, तो फिर मेरी तुलना उनसे कैसे नहीं की जा सकती? कायांग ने अपना सिर एक ओर कर लिया। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। अपने शब्दों को रोकते हुए कायांग ने अपनी उंगलियों से कुछ ताकत लगाई जिससे वेई जुबान का चेहरा टेढ़ा हो गया और वह नियंत्रित रूप से कांपने लगी। कायांग ने वेई जुबान के मातहतों को आकार देने के लिए घूमकर देखा। पहले वेली युनतियान और अन्य लोगों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेई जाउन को गिरते देखा, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया और मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरने के अलावा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। क्या आप अपने युवा गुरु वेई जुबान को बचाना चाहते हैं? कायांग ने उनसे पूछा। किसी ने उत्तर देने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे सभी कायांग के पागलपन से भयभीत थे। उसकी क्रूरता के प्रदर्शन के बाद 10 या उससे अधिक युवकों में से कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकें और स्वीकार करें कि आप गलत थे। अगर मुझे दया आ गई तो मैं उसे छोड़ दूंगा। कायांग ठठाकर हंस पड़ी। उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये क्या वेई जुबान ने सुम्यू के मातहतों से यह नहीं कहा था? सुम्यू के मातहतों ने यह सुनने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक दिए और वेई जुबान को प्रणाम किया। क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें भी ऐसा ही करना होगा? ये लोग सिर्फ देखते रहे क्योंकि अगर वे घुटने टेक देते तो उन्हें बड़ी मात्रा में चेहरा खोना पड़ता। बिना चेहरे के वे स्काई टावर में कैसे बने रह सकते थे? लेकिन अगर उन्होंने घुटने नहीं टेके और वेई जुबान ने उन्हें दोषी ठहराया तो वे क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अलग था। प्रत्येक व्यक्ति चिंतनशील था और अनिश्चित था कि क्या निर्णय लिया जाए। ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि वह मर जाए। कायांग ने धीरे से आह भरी और ब्लेड को वेई जुबान के शरीर में थोड़ा और घुसा दिया। वेई जुबान डर के मारे चिल्लाया क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कायांग के हाथ में ब्लेड और भी गहराई तक घुस गया तो यह उसके दिल पर वार कर देगा। वह एक घातक हमला था। वेई जुबान मरना नहीं चाहता था और हताशा में कर्कश आवाज में अपने मातहतों पर चिल्लाया, तुम अभी भी क्यों भटक रहे हो? जल्दी करो और घुटने टेक दो। यदि मुझे मरना पड़ा तो तुम में से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तभी वेई जुबान के मातहतों ने अपने शरीर को हिलाया और घुटने टेक दिए। इस दृश्य को देखकर ली यूनतियान और अन्य लोग भावनाओं से अभिभूत हो गए क्योंकि उनके द्वारा सहे गए पिछले अन्याय उनके कार्यों से दूर हो रहे थे। वे बहुत अधिक लापरवाह थे। कायांग ने वेई जुबान की ओर मुड़कर उत्साह से कहा, अब क्या आप और सुम्यू के बीच अंतर जानते हैं? वेई जुबान ने चुपचाप देखा, इससे पहले कि उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने द्वेष से भरी नजर से अपने मातहतों को देखा। सुम्यू की जान बचाने के लिए ली यूनतियान और अन्य लोगों ने अपना अभिमान दूर फेंक दिया, लेकिन उसके अधीनस्थों के बारे में क्या ख्याल है? केवल जब वह चिल्लाया और उनके जीवन को खतरे में डाला तभी उन्होंने अनिच्छा से कायांग के अनुरोध का पालन किया। दोनों की तुलना करने पर वेई जुबान और सुम्यू के बीच अंतर स्पष्ट हो गया। व्यक्तिगत करिश्मे में वेई जुबान की तुलना सुम्यू से नहीं की जा सकती। क्या तुम अब संतुष्ट हो? वेई जुबान ने कायांग की ओर उदासीनता से देखते हुए पूछा। कायांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। वेई जुबान डर से पीला पड़ गया और तीखी आवाज में कहा, आप संभवतः नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि कायांग जवाब दे पाती, दूर से गुस्से में एक आवाज आए, उन सभी को हिरासत में लो। अध्याय 68 एक पापपूर्ण इच्छा।
इस आदेश के तुरंत बाद लोगों की एक पंक्ति कायांग के सामने आ गई और स्पष्टीकरण देने की प्रतीक्षा किए बिना उनमें से एक ने कायांग पर हमला कर दिया। कराते हुए वह पीछे की ओर उड़ गया। बड़े भाई काय, ली युनतियान और अन्य लोग डर के मारे पीले पड़ गए और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। कायांग को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा और गुस्से से आह भरते हुए उसने नए युवा की ओर देखा। वह वेई जुबान के पास खड़ा था, एक हाथ से वेई जुबान का समर्थन कर रहा था और कायांग पर दुर्भावना से भरी नजर डालते हुए बोला, युवा मास्टर जुबान, क्या आप ठीक हैं? वेई जुबान ने कायांग की ओर देखा, उसकी निगाहें जहर से भरी हुई थीं। उनका शरीर थोड़ा अस्थिर लग रहा था और उन्होंने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। यह अच्छा है कि तुम ठीक हो, मैं देर से आया हूँ, युवक फिर बोला। हालांकि उसकी ताकत वेई जुबान से ऊपर थी, फिर भी वह सबसे बड़े बुजुर्ग के अधीन एक व्यक्ति था, इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से वेई जुबान से नीचे थी। आप बहुत देर से माने गए हैं। वेई जुबान हंसे और अजीब तरह से पूछा, वरिष्ठ भाई काओ, जब से आप एक अनुशासनात्मक शिष्य बने हैं, आपको स्कूल के नियमों को हम में से किसी से भी बेहतर समझना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि कोई मुख्य द्वार पर दूसरे की हत्या कर दे तो उसकी सज़ा क्या होगी? काओ झेंगवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह बहुत गंभीर है। हम पहले उनके हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर उन्हें स्कूल से निकाल देंगे और फिर मार डालेंगे। ये दूसरों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। वेई जुबान हंसे और कायांग पर उंगली उठाई। तभी इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। वरिष्ठ भाई काओ, जैसा उचित समझो उसे सजा दो। अब जब कोई उसका समर्थन कर रहा है तो वेई जुबान संभवतः पहले की तरह विनम्रतापूर्वक कार्य कैसे जारी रख सकती है? काओ झेंगवेन ने सख्ती से पूछा, आप गंभीर हैं? वेई जुबान ने बिना रुके ठंडे स्वर में सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई काओ, जब आप पहुंचे तो क्या आपने वह सब कुछ नहीं देखा जो अपनी 2 आंखों से हुआ था? काओ झेंगवेन ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, जब मैं पहुंचा तो मैंने वास्तव में इस व्यक्ति को एक घातक हथियार के साथ आपकी छाती पर इशारा करते हुए देखा। अगर मैंने जल्दबाजी में उसके हमले को नहीं रोका होता तो आप बहुत पहले ही उसके जहरीले हाथों में फंस गए होते। इस व्यक्ति ने वास्तव में स्कूल के नियमों को तोड़ते हुए दिन के दौरान इतनी बेशर्मी से काम करने का साहस किया। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर एक ही धुन अच्छी तरह से गाए और कायांग को हत्या के प्रयास के संदेह के घेरे में लाने में कामयाब रहे। बकवास, ली युनतियान ने कहा। उस समय वरिष्ठ भाई काय और वेई जुबान केवल द्वंद्व कर रहे थे और नोट्स का आदान प्रदान कर रहे थे। जिस तरह से आप लोग इसे पेश कर रहे हैं यह उतना गंभीर कैसे हो सकता है? काओ झेंगवेन ने कहा, यह नोटों के आदान प्रदान जितना आसान था। झाओ हू ने उत्तर दिया, यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप यहाँ मौजूद किसी भी शिष्य से पूछ सकते हैं जो मनोरंजन देखने आया था। वे सभी इसके गवाह थे। इसके अलावा ये पूरी चीज़ सबसे पहले वेई जुबान द्वारा शुरू की गई थी। वरिष्ठ भाई काय को इसमें घसीटा गया। गवाह हैं? गवाह कौन है? वेई जुबान ने अपना सिर झुकाया और चारों ओर देखते हुए हंसने लगा। स्काई टावर के शिष्य जो देख रहे थे तुरंत पक्षियों की तरह तितर बितर हो गए और गायब हो गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सुना था कि इसमें बड़े बुजुर्ग को कैसे शामिल किया गया था और उनमें खुद को शामिल करने का साहस नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस पक्ष को नाराज किया या उसका पक्ष लिया, स्काई टावर में उनके भविष्य के दिन दर्दनाक होंगे। ली युनतियान ने यह देखा और अवाक रह गया और चिल्लाना चाहा, लेकिन उसने खुद को इतना संभालते हुए कहा, यह पूरी घटना हमने देखी है। एक एक चीज़ साफ नजर आ रही थी। हम गवाह हैं। काओ झेंगवेन ने अपना सिर हिलाया। आप लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और झगड़ रहे थे, इसलिए आप व्यस्त थे। आप कैसे गवाही देने में सक्षम हैं? झगड़ा करने के लिए इकट्ठे हुए। झो हू उछल पड़ा और चिल्लाया। ये स्पष्ट रूप से वी जुबान अपने अधीनस्थों को हमें चुनौती देने का आदेश दे रहा था। इसे एक समूह विवाद के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? काओ झेंगवेन, यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप एक अनुशासनात्मक शिष्य हैं आप जो चाहें कर सकते हैं। यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां आप स्काई टावर में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें। अशिष्टता, काओ झेंगवेन ने फटकार लगाए। अनुशासनात्मक हॉल स्कूल के नियम का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों को कायम रखता है, इसलिए वे हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होते हैं। आप वास्तव में अनुशासनात्मक हॉल के अधिकार पर सवाल उठाने का साहस करते हैं, आपके अपराध एक से बढ़ जाते हैं। यदि आप मेरी निंदा करना चाहते हैं तो बहाने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कायांग ने ली युनतियान को चुप कराने के लिए अपना हाथ लहराया और काओ झेंगवेन पर व्यंग्य किया, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। आज मैंने वास्तव में अनुभव किया कि क्या न्यायसंगत और न्यायसंगत है। हम ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए काओ झेंगवेन आगे बढ़े और भव्यता से भरे हुए आदेश दिया, उन सभी को गिरफ्तार कर लो। बड़े बुजुर्ग से चर्चा के बाद सजा शुरू होगी। सौसू, कपड़ों के हिलने और तेजी से हिलने की आवाज़ आए और कहीं से भी सभी दिशाओं से 1 दर्जन से अधिक अनुशासनात्मक शिष्य प्रकट हुए। उनमें से सबसे कमजोर प्रारंभिक तत्व 5वें चरण में थे, तो ली युनतियान और बाकी लोग उनके प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हैं? 3 चरणों 2 चालों में उन्होंने उन्हें घुटनों के बल जमीन पर दबा दिया। कायांग ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि विरोध करने पर भी कुछ नहीं होगा। चलो भविष्य में देखेंगे। काय वेई जुबान ने अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद कायांग के सामने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराते हुए चला गया। उन्हें ले जाओ, काओ झेंगवेन ने आदेश दिया और अनुशासनात्मक शिष्यों ने उन्हें ले लिया। काओ झेंगवेन ने बेहोश पड़ी सूम्यू की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि कायांग, ली युनतियान और बाकी लोगों को पकड़ना एक साधारण बात थी, लेकिन सूम्यू को पकड़ना आसान बात नहीं थी। उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की और कहने से पहले कुछ देर सोचा, छोटे भाई सू को दूसरे बड़े के स्थान पर ले जाओ। हाँ, किसी ने उत्तर दिया और सूम्यू को ले जाने से पहले उसे जमीन से उठाने गया। टीएल, राजकुमारी पकड़ो। दी
युवा मास्टर जुवान, आपने कष्ट उठाया है, काओ झेंगवेन ने धीरे से कहा। वेई जुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने दांत पीस लिए। उस व्यक्ति का नाम काई यांग था, आपको निश्चित रूप से उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। उसने आज मुझे अपमानित किया है और मुझे अनंत कष्ट दिए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। काओ झेंगवेन थोड़ा झिझकते दिखे। युवा मास्टर जुवान, आज का कार्यक्रम कुछ बड़ा था और ग्रैंड एल्डर हुई को निश्चित रूप से सूचित किया जाएगा। यदि हमें अभी कार्रवाई करनी होती तो ये कुछ हद तक अनुचित होता। बड़े बुजुर्ग के निर्णय लेने के बाद हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन मैं इस गुस्से को निगल नहीं सकता। वेई जुवान के चेहरे से उसके बुरे इरादों का पता चला। चिंता मत करो, मैं युवा मास्टर जुवान को आपका गुस्सा थोड़ा कम करने और उसे ठीक से सिखाने में मदद करूंगा। मैं उसे सिखाऊंगा कि युवा मास्टर जुवान को अपमानित करने के क्या परिणाम होंगे। उसे मत मारो, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहता हूं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कायांग और बाकी लोग वर्तमान में स्काई टॉवर 1 जेल में कैद थे। ये बहुत अंधेरा और नम था, घनी ठंडी हवा के साथ उनके साथ कई चूहे और मोजीज भी थे। सभी दिशाओं से एक भयानक दुर्गंध उनकी ओर आ रही थी, जिससे व्यक्ति को उल्टी करने की इच्छा हो रही थी। कुल मिलाकर यह एक निर्जन वातावरण था। फॉरेस्ट जेल वह स्थान था जहां स्काई टॉवर ने गलतियां करने वाले शिष्यों को कैद किया था। ली युनतियान और बाकियों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन यहां कैद किया जाएगा। इससे एक कड़वा स्वाद छोड़ गया। वरिष्ठ भाई काए, हमने आपको इसमें घसीट लिया है। ली युनतियान कायांग के बगल में बैठे और धीरे से माफी मांगी। कायांग मुस्कुराए, यह आपसे संबंधित नहीं है। मैं खुद को रोक नहीं पाए और स्थिति में कूद पड़ी। मैं अपने लोगों को कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हुए नहीं देख सकता था। कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटो। ली युनतियान को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। क्या जब वह वेई जुवान के लोगों को कोस रहा था तो क्या वह उनमें शामिल नहीं था? इसे बेहतर तरीके से कहें तो यह एक पारिवारिक झगड़ा होगा, लेकिन अगर आप इसे स्पष्ट रूप से कहें तो क्या ये कुत्तों का एक दूसरे को काटना नहीं है? कायांग ने हंसते हुए पूछा। मुझे लगता है आप सही हैं, लेकिन वरिष्ठ भाई काई चिंता न करें, युवा मास्टर सु निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ केवल कुछ घंटे इंतजार करने की जरूरत है और युवा मास्टर सु आएंगे और हमें बचाएंगे। ली युनतियान के सोचने का तरीका अपेक्षाकृत सरल था। कायांग ने अपने शरीर को घुमाया और खुद को दोबारा व्यवस्थित किया ताकि वह अधिक आरामदायक स्थिति में हो। आपसे पूछना है, सबसे बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग एक दूसरे के इतने खिलाफ क्यों हैं? ली युनतियान ने आह भरी जैसे उसे इस प्रश्न की उम्मीद थी। ये स्कूल प्रमुख से संबंधित है। मुझे विवरण सुनने दो। टीएल शीर्षक अनलॉक गपशप। ली युनतियान ने शुरू किया। पिछली बार युवा मास्टर सु ने आपको हेड के शिष्यों के मामले के बारे में बताया था, है ना? जब से हेड अपने दूसरे शिष्य को पकड़ने और उसे कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में फंसाने के लिए निकला है, तब से हमारा हेड शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया हो। वह स्कूल के आंतरिक मामलों पर भी अधिक ध्यान नहीं देता है, इसलिए पिछले कई वर्षों से उन सभी का प्रबंधन बड़े बुजुर्ग द्वारा किया जाता रहा है। शायद यह महत्वाकांक्षा के कारण है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना सबसे बड़ा बुजुर्ग अब ऐसे कार्य करता है जैसे वह प्रमुख है। ये देखकर दूसरा बुजुर्ग अप्रसन्न हो गया और सोचता है कि सबसे बड़े बुजुर्ग के मन में मुखिया को पद हथियाने का विचार है और इन चीजों के कारण उनके बीच स्वाभाविक रूप से मनमुटाव और विवाद होता है। अध्याय 69 शिष्य और पूर्वज के बीच अंतर। वर्तमान में स्काई टॉवर में ग्रैंड एल्डर, फोर्थ एल्डर और फिफ्थ एल्डर सभी एक साथ आ गए हैं। ग्रैंड एल्डर उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग वर्तमान प्रमुख का प्रतिनिधित्व और समर्थन करते हुए उनका विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग को इस कड़वी लड़ाई में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ली युनतियान की बात सुनकर कायांग ने तुरंत स्थिति को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से समझ लिया। चूंकि बड़ों को साथ नहीं मिला तो युवा पीढ़ी को भी स्वाभाविक रूप से साथ नहीं मिलेगा। सुम्यू और वेई जुवान के विवाद शायद इसी का परिणाम थे। झाओहू ने उपहास किया, ये केवल इसलिए है क्योंकि बाघ अपनी गुफा नहीं छोड़ता है, इसलिए बंदर राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। यदि मुखिया ने फिर से प्रकट होने का निर्णय लिया तो बड़े बुजुर्ग और उनका क्या महत्व होगा? ली युनतियान ने झाओहू की ओर घूर कर देखा। दूसरों की पीठ पीछे गपशप मत करो। हम युवा पीढ़ी अपने बड़ों का अनादर नहीं कर सकते, भले ही हम उनके तौर तरीकों से असहमत हों। झाओहू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और बुदबुदाया, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचते हैं? ली युनतियान ने कहा, लेकिन मैं इसे जोर से नहीं कहूंगा। कंट्रीब्यूशन हॉल में जियानिंग चांग जल्दी से थकावट से हाँफते हुए वहां से भागा। उसे इस तरह देखकर ओल्ड मिंग ने उस पर हंसते हुए कहा, मेरे शिष्य, तुम फिर से अपने गुरु से मिलने आए हो। और ऐसे संतानोचित शिष्य, मैं खुश हूं। जियानिंग चांग ने अधीरता से कहा, मास्टर, बड़ी खबर, बुरी खबर। क्या हुआ? मेंग वुया थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने पहले कभी अपने शिष्य को इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। जियानिंग चांग ने तुरंत कायांग और वेई जुवान सहित अन्य लोगों के बीच हुई बातों को बताना शुरू कर दिया। जब मेंग वुया ने सुनना समाप्त किया तो वह काफी उदास हो गया। आप कह रहे हैं कि कायांग पहले ही प्रारंभिक चरण के तीसरे चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने वेई जुवान को भी हराया। ये सही है। जियानिंग चांग अपना सिर हिलाती रही, ये सोचते हुए कि उसने भी उसे आगे बढ़ने में सहायता की थी। ऐसा लगता है कि पिछली बार ब्लैक विंड माउंटेन में उनकी जो भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी वह छोटी नहीं थी। विकास की इतनी आश्चर्यजनक दर। मेंग वुहा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, गुरु, अपने दुखों को आह में मत बहाओ, कृपया जल्दी करो और उसे बचाने का कोई उपाय सोचो। जियानिंग चांग ने अधीरता से कहा। मेंग वुया ने उसकी ओर शून्य दृष्टि से देखा और अजीब आवाज में अपने शिष्य से कहा, मेरे प्रिय शिष्य, ये घबराए हुए क्यों हैं? हैरान होकर जियानिंग चांग ने हकलाते हुए कहा, मैं हूं। आप इस समय बहुत घबराए हुए हैं।
मेंग वुया ने सिर हिलाया। इन सभी वर्षों में, हालांकि वह बर्फ की तरह साफ और जैद की तरह शुद्ध थी, फिर भी वह उसे सबसे अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। जितने वर्षों से वह उसे जानता था, ऐसे अनगिनत पुरुष शिष्य थे जो उसका पीछा करते थे, लेकिन उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने उन सभी से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखी, फिर भी आज उसने प्रारंभिक चरण तीसरे चरण में एकमात्र व्यक्ति को बचाने के लिए उससे मदद मांगी थी। कितना अजीब है। जिया निंगचांग ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि उनकी फलदायक खेती की यात्रा को इतना बड़ा झटका लगे। तुम उसके बहुत करीब हो। मेंग वुया तुरंत सतर्क हो गई। हम करीब नहीं हैं, लेकिन मैं पहले से ही 2 साल से उस पर नजर रख रहा हूँ। मास्टर, आप जानते हैं कि मैं एक डाक हॉल शिष्य हूँ और मुझे उसके क्षेत्र पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया है। जिया निंगचांग ने ईमानदारी से कहा और इसके बाद उसने विनती करना जारी रखा, मास्टर कृपया उसे बचाने का कोई तरीका सोचें। इस बार उसने सबसे बड़े बुजुर्ग को नाराज कर दिया है और अगर उसे बचाने के लिए वहाँ कोई शक्तिशाली नहीं है तो मुझे डर है कि उसे किसी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे बुजुर्ग को अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं होगी, लेकिन स्वामी आप ही वह शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मेंग वुया का चेहरा खुशी से भरा था, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1000 चापलूसी या 10,000 चापलूसी भी उस पर असर नहीं करेंगी। लेकिन इस बार यह उनका प्रिय शिष्य था जो उनकी चापलूसी कर रहा था। उसके उत्साह की लहर बीत जाने के बाद मेंग वुया ने भौहें चढ़ाईं, मेरे शिष्य, इस मामले में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। ये स्काई टॉवर के भीतर एक आंतरिक स्थिति है जिसमें बुजुर्ग शामिल हैं, जबकि मैं केवल एक हूँ केयरटेकर। अगर मैंने हस्तक्षेप किया तो इसका क्या मतलब होगा। ये सच था। हालांकि का यांग के बारे में उनकी धारणा खराब नहीं थी, फिर भी वह, एक बाहरी व्यक्ति, स्कूल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। जिया निंगचांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल अपना सिर उठाया और अपनी पानी भरी आंखें मेंग वुया की ओर निर्देशित कीं। हालांकि उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी मेंग वुया उसके उग्र गालों को देख सकती थी। यह उस प्रकार का चेहरा था जिसका वह विरोध नहीं कर सका। मेंग वुया ने कटुतापूर्वक कहा, अई योवेई, मेरी जवान औरत, कृपया जिद्दी मत बनो। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा बुजुर्ग निश्चित रूप से जाएगा और कायांग को बचाएगा। कायांग केवल इसलिए शामिल था क्योंकि वह सुम्यू को बचाने गया था, इसलिए यदि वह उसकी मदद नहीं करता है तो वह भविष्य में और अधिक लोगों को कैसे भर्ती कर पाएगा और उनका सम्मान और विश्वास कैसे हासिल कर पाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है, जिया निंगचांग ने गुस्से से पूछा। ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें वह न हो। लेकिन मेंग वुया निश्चित नहीं थी, क्योंकि उच्च स्तर की लड़ाई में 1 या 2 महत्वहीन निम्न स्तर के शिष्यों की बलि देना असामान्य नहीं था। जिया निंगचांग ने अपना शरीर घुमाया और उसके बगल वाली सीट तक चली गई और नाराजगी से कहा, मास्टर, यदि आप उसे बचाने नहीं गए तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगी। मुझे डर है कि आपके शिष्य की साधना यहीं रुक जाएगी। इन शब्दों को सुनकर मेंग वुया डर के मारे पीला पड़ गया और विनम्रतापूर्वक काउंटर के पीछे से बाहर निकल गया। अपनी कमर झुकाकर वह जिया निंगचांग की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे वह अपने मालिक की प्रतीक्षा कर रहा हो। आपने ऐसा क्यों कहा। जिया निंगचांग ने एक शब्द भी न बोलते हुए अपना सिर एक तरफ कर लिया। मेंग वुया ने फिर से अपनी स्थिति बदल ली, इसलिए वह एक बार फिर जिया निंगचांग का सामना कर रहा था। कृपया मुझे बताएं, अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो आप कहाँ नहीं जाएंगे। चूंकि तुम्हें पहले से ही उसके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है, तो तुम्हें मेरे जीवन या मृत्यु की भी परवाह नहीं होगी। मास्टर, ऐसा प्रतीत होता है कि आप न्याय के मामले में इस प्रकार के अविश्वसनीय व्यक्ति हैं। ये शब्द एक तेज तीर की तरह थे, वे सीधे मेंग वुया को भेद गए। फिर ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर गई हो, जिससे उसका पूरा शरीर हिल गया और हजारों टुकड़ों में बिखर गया। मेरी महिला, मेरी प्रिय महिला, अगर हमें चीज़ों पर चर्चा करने की ज़रूरत है तो आइए उन पर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करें। मेरी बूढ़ी हड्डियां तुम्हारी चालों का बोझ नहीं सह सकती। मेंग वुया ने बार बार क्षुद्र और नीच तरीके से उसके सामने अपना हाथ रखकर उसे प्रणाम किया। एक शिष्य के प्रति यह व्यवहार किस प्रकार उचित था, ये स्पष्टतः एक पूर्वज के लिए बचाकर रखा गया उपचार था। तभी जिया निंगचांग ने अपना सिर पीछे किया और धीरे से मेंग वुया से कहा, वह यांग के मार्शल कौशल में प्रशिक्षण लेता है और उसकी यांग वर्ल्ड क्यूई अत्यधिक शुद्ध और सघन है। यांग ने विश्व क्यूई को जिम्मेदार ठहराया। मेंग वुया की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। अत्यधिक शुद्ध और सघन, यह उस अंतिम व्यक्ति से कम 5 गुना बेहतर है जो आपने पाया था। जिया निंगचांग ने उत्तर दिया, आपने इसका परीक्षण किया है। मेंग वुया ने अधीरता से इस संबंध में पुष्टि मांगी। हाँ, अगर ऐसा है तो वह निश्चित रूप से किसी भी दुर्घटना का शिकार नहीं हो सकता। मेंग वुया अचानक सीधी हो गई। कुछ देर सोचने के बाद वह बाहर की ओर चलने लगा। प्रवेश द्वार पर चलते हुए वह रुका और जिया निंगचांग से पूछने के लिए मुड़ा, मेरे शिष्य, क्या तुम उसे अस्वीकार करते हो। मैं उसे अस्वीकार नहीं करता, जिया निंगचांग ने धीरे से उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें वह पसंद है। ऐसा भी नहीं है, मैं उससे नफरत नहीं करता। पूछताछ की इस पंक्ति ने जिया निंगचांग को काफी क्रोधित कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप वहां जाएं तो आपको क्या करना होगा। लेकिन तुम्हें अपने मालिक से वादा करना होगा कि तुम्हारे मन में उसके लिए भावनाएं नहीं आएंगी, तभी मैं जाऊंगा और उसे बचाऊंगा। मास्टर, आप क्या बात कर रहे हैं। जिया निंगचांग शर्म से भरा हुआ था। मैंने अभी तक उससे बात भी नहीं की है। इन शब्दों के कारण जिया निंगचांग का आत्मविश्वास कम हो गया और वह उस रात की घटनाओं के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं तुम्हारे स्नेह को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये छोटी सी जगह वह नहीं है जहां तुम वास्तव में हो।
यहाँ ऐसे लोग भी नहीं हैं जो आपके प्यार के योग्य हों, और देर सबेर आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब तक आप सैकड़ों वर्षों, यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम होंगे। इस बीच जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और आपके सामने मर जाएंगे, और आपका स्वामी नहीं चाहता कि आप उस दर्द को झेलें। मेरे शिष्य, तुम्हें याद रखना चाहिए, मार्शल पीक एक अकेली और एकांत यात्रा है, शीतलता से भरी एक अत्यंत ऊंची पीक। PS अंतिम बार जोसेफ जी द्वारा प्रायोजित। पिछले अध्याय में लोगों के साथ उस गलती को इंगित करने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद। ये वास्तव में एक हिस्सा था जिसे मैंने रॉ को हटाते समय गलती से हटा दिया था। हाँ, खैर अब कथानक गहरा हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिंग मिंग सारांश का संदर्भ दे रही है और भविष्य पर संकेत दे रही है। लेकिन इस अध्याय में उन्होंने बहुत सारी गरिमा खो दी, लेकिन अंत में वह उस खोई हुई गरिमा को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अध्याय 70 1 बनाम 5। जैसे ही मिंग वुया ने ये शब्द कहे, उसने भी ऐसी आह भरी जैसे वह लगातार उदासी की स्थिति में हो। उसे अपनी बात समझाते हुए सुनकर जियानिंग चांद को उसके शब्दों में दुख और पीड़ा सुनाई दे रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मालिक को पहले भी यह अनुभव हुआ हो? जैसे ही वह उससे आगे पूछना चाहती थी, मिंग वुया उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। ठीक उसी समय ब्लैक विंड ट्रेड में स्काई टॉवर के लकड़ी के घरों में से एक के सामने पसीने से लथपथ एक युवा खड़ा था। दरवाज़ा हल्के से खटखटाते हुए उसने अपनी सांसें शांत की और पुकारा, बड़ी बहन सू। क्या बात? एक सुखद लेकिन ठंडी आवाज़ निकली। यह आवाज़ सुनने में तो अच्छी थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन समाया हुआ था जो किसी को भी पास नहीं आने दे रहा था। उस युवा का पसीना बूंदों में संघनित हो गया था और कांप रहा था जब उसने कहा, युवा मास्टर सुम्यू को पीट कर बेहोश कर दिया गया है। इस बीच उसके अधीन लोगों को अनुशासनात्मक हॉल द्वारा हिरासत में लिया गया है और वन जेल में बंद कर दिया गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लकड़ी का दरवाजा अचानक खुला और सफ़ेद कपड़े पहने सुयान प्रकट हुई। वह व्यक्ति झट से 2 कदम पीछे हट गया और अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि उसमें उसकी बेदाग और निश्चल निगाहों को देखने की हिम्मत नहीं हुई। साफ साफ कहो, क्या बात है? सुयान ने अपने और लकड़ी के घर के चारों ओर ठंडी हवा फैलाते हुए बेरुखी से पूछा। जैसे ही उसके चारों ओर फर्श पर बर्फ दिखाई दी, काकक की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। युवा खिलाड़ी ने तुरंत यथासंभव सबसे संक्षिप्त तरीके से कहानी को शुरू से अंत तक बताना शुरू कर दिया। अपनी रिपोर्ट खत्म करने के बाद उसने काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उसने पूछने का साहस जुटाया, बड़ी बहन सू। बिना किसी प्रतिक्रिया के पुकारने के बाद इस व्यक्ति ने साहपूर्वक उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी आकृति का कोई संकेत भी नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह चली गई थी। मेरे नाथ, स्काई टावर का वह शिष्य वहीं गिर पड़ा और सबसे पहले जमीन पर गिरा। ये वरिष्ठ बहन सू बहुत ठंडी है। भविष्य में जो व्यक्ति उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, उसे भीषण गर्मी में रजाई की आवश्यकता होगी ताकि ठंड से उसकी मौत न हो जाए। लेकिन वरिष्ठ बहन सू जैसे ठंडे और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए कोई ऐसा पुरुष नहीं होना चाहिए जो उसकी बराबरी कर सके। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि युवा स्काई टॉवर शिष्यों के बीच घर्षण इतनी बड़ी लहरें पैदा करेगा। स्काई टॉवर फॉरेस्ट जेल के अंदर काई यांग, ली युनतियान और अन्य अभी भी फंसे हुए थे। उन्हें पहले ही पूरे 1 घंटे के लिए अंदर बंद कर दिया गया था। बाहर की हलचल का कोई संकेत नहीं था। ली युनतियान और बाकी लोग चिंतित होने लगे थे, सोच रहे थे कि सुम्यू ने अभी तक आकर उन्हें क्यों नहीं बचाया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि सुम्यू बेहोश हो गई थी, तो अगर वह सचेत नहीं था तो वह आकर उन्हें कैसे बचा सकता था। जैसे ही वे चिंतित महसूस कर रहे थे, अचानक जेल के दरवाजे खुल गए और उन्हें कदमों की गूंज सुनाई दी। एक अनुशासनात्मक शिष्य उस कोठरी में आया जहां काई यांग और अन्य लोग बंद थे और चिल्लाया, काई यांग कौन है? काई यांग ने जवाब में कहा, मैं हूं, मेरे पीछे आओ। उस अनुशासक शिष्य ने बड़ी अभद्रता से उसे आदेश दिया, कोई तुम्हें देखना चाहता है। काई यांग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह ठंडे स्वर में हंसा। बिना किसी डर के वह बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चला गया। बड़े भाई काई, मत जाओ। युवा मास्टर सू के आने और हमें बचाने की प्रतीक्षा करें। ली युनतियान काई यांग को खींचते हुए बहुत घबराकर चिल्लाया। जाने दो, वह अनुशासनात्मक शिष्य गुस्से में चिल्लाया, जो कोई भी एक कदम भी रोकने की हिम्मत करेगा वह अनुशासनात्मक हॉल को सीधी चुनौती देगा। आपको परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। काई यांग ने ली युनतियान से कहा, मैं बस देखने जा रहा हूं, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। ली युनतियान ने असहाय होकर जाने दिया और डूबे स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई काई, कृपया सावधान रहें। वह अनुशासनप्रिय शिष्य व्यंग्यपूर्वक हंसा, आप स्वयं को अधिक महत्व देते हैं। कक्ष से बाहर निकलते हुए अनुशासनात्मक शिष्य ने एक बार फिर दरवाजे बंद कर दिए और फिर काई यांग को बाहर ले गया। कुछ देर बाद वे एक लकड़ी के कमरे में पहुंचे और एक अजीब सी हंसी आई, कृपया अंदर आएं। काई यांग ने मुड़कर उसकी ओर देखा और जब वह अंदर गया तो वह भी जोर जोर से हंसने लगी। अनुशासित शिष्य उसके पीछे पीछे चला और फिर उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, काई यांग ने घूमकर अपने पीछे बैठे अनुशासनात्मक शिष्य के पेट में सीधे अपनी हथेली डाल दी। खौलती गर्म यांग वर्ल्ड की हुई उसके अंदर घुस गई, जिससे दीवार से टकराते ही उसकी खून जमा देने वाली चीख निकल गई। उसने नहीं सोचा था कि काई यांग वास्तव में उस पर हमला करेगी, जिससे उसे पूरा हमला झेलना पड़ेगा और वह क्षण भर के लिए अशक्त हो जाएगा। इतना बड़ा कुत्ता साहस! क्रोध से भरी एक आवाज़ आए और तुरंत 3-4 मानव छवियां काई यांग पर झपटती हुई प्रकट हुईं। काई यांग केवल एक हमले को रोकने के लिए ही प्रतिक्रिया दे सका, जबकि बाकी लोग उतरे, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उन्हें बुरी तरह पीटा जाने लगा। उस अराजकता के बीच काई यांग ने मुंह से खून उगलते हुए गुर्राया,
खून की मछली जैसी लेकिन मीठी गंध जिसने उसे उत्तेजित कर दिया और उसके खून को गर्म कर दिया। ट्रू यांग टैक्टिक्स ने उसके मेरिडियन के भीतर अकल्पनीय गति से काम करना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियों से जलने वाली जलन उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे काई यांग की त्वचा आग लगने लगी। यह ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत लग रही थी। रावर, जिसका यांग को लात मारी जा रही थी, वह अचानक परेशान हो गया। फिर उसकी उन्मादी हरकतें कई गुना अधिक क्रूर हो गईं। हवा में उछलते हुए उसने लात मारी और 2 अनुशासनात्मक शिष्यों के सिर पर प्रहार किया। इसके बाद वे लड़खड़ाते हुए वापस लौटते समय दर्द से 2 बार चिल्लाए। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, एक अन्य व्यक्ति ने हत्या के इरादे से उसका पैर पकड़ लिया। फिर उसे कपड़े के थैले की तरह फेंकते हुए उन्होंने काई यांग को दीवार में पटक दिया। दर्द से कराहते हुए उसे लगा कि उसकी 5 आंतें उलट गई हैं। संघर्ष करते हुए काई यांग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और मंद रोशनी वाले कमरे में स्थिति का पता लगाया। यह एक बंद निजी कमरा था जिसमें 5 अनुशासनिक शिष्य रहते थे। अभी उनके आदान प्रदान और उनके विश्व क्यूई उतार चढ़ाव से काई यांग बता सकते हैं कि उनकी ताकत प्रारंभिक तत्व तारांकन चरण के बारे में थी। लेकिन जिसने उसे दीवार में फेंक दिया था, उसकी विश्व क्यूई आभा ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह क्यूई परिवर्तन चरण में प्रवेश कर चुका था। 1 बनाम 5। उनकी खेती के स्तर में भी बहुत अधिक अंतर था। इस लड़ाई का अंत असफलता के साथ होना निश्चित था। लेकिन काई यांग केवल मुस्कुराई। इस निराशाजनक स्थिति में उसका हृदय और अधिक क्रूर हो गया, भावनाओं से भड़क उठा। वास्तव में आपने अपनी मर्जी से किसी को घायल करने का साहस किया। क्यूई परिवर्तनकारी चरण अनुशासनात्मक शिष्य ने उपहासपूर्वक कहा, तुम्हारे पास साहस की कोई कमी नहीं है। अन्य 4 लोग उसके पीछे खड़े थे, काई यांग को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें कहा उसका नाम क्या है। का आदेश मिला था कि काई यांग को ठीक से सबक सिखाया जाए, जब तक कि वे उसे मार नहीं देते। अप्रत्याशित रूप से काई यांग ने पहले हमला किया और उनमें से एक को अनजाने में पकड़कर घायल कर दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। वह अपनी पीठ दीवार की ओर करके काई यांग की खून से लाल आंखें उन 5 में घूम गईं और उसने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा, आप लोगों को हमला करने की अनुमति है, तो मैं जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता। वह क्यूई परिवर्तनकारी चरण का अनुशासनात्मक शिष्य अपनी दुष्ट हंसी को नहीं रोक सका। आप वास्तव में काफी चतुर हैं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप आज्ञाकारी ढंग से हमें आपको पीटने की अनुमति क्यों नहीं देते, ताकि हम युवा मास्टर वेई जुवान को अपना अस्वस्थ गुस्सा निकालने में मदद कर सकें। यदि तुमने विरोध करने का साहस किया तो तुम्हें एक हाथ या पैर खोना पड़ सकता है। आप आ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। काई यांग ने उन्हें उदासीनता से देखा। जिद्दी नेतृत्व वाला सुअर, जाओ उसे मारो। उस आदेश के तहत वे 5 फिर से बाहर चले गए। उनके हाथ जरा सी भी हिचकिचाहट के बिना उग्र हो जाते हैं। अपनी खेती के साथ उनके पास पर्याप्त से अधिक ऊर्जा होगी, कुछ अतिरिक्त होगी, क्योंकि वे काई यांग की देखभाल करेंगे। इसलिए जैसे ही 5 ने काई यांग को सबक सिखाने के लिए आगे छलांग लगाई, ये स्वाभाविक रूप से एक आसान काम था। अध्याय 71 सन की। कमरे के अंदर पूरी तरह से अराजकता थी। गुस्से भरी चीखें गड़गड़ा रही थीं और भूसे गूंज रहे थे। कभी कभी किसी के घुरघुराने की आवाज आती और खून के छींटे उड़ते नजर आते। जैसा कि कहा जाता है, 4 हाथों से केवल 2 हाथों से बचाव करना कठिन होता है। उनके स्तर और काई यांग के स्तर के बीच पहले से ही एक बड़ा अंतर था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह 5 के मुकाबले 1 था। वह अकेले ही उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। किसी पर एक बार हमला करने पर उसे खुद ही 4 या 5 बार सहने पड़ते थे। इन अनुशासनात्मक शिष्यों के प्रहारों की शक्ति का तो जिक्र ही नहीं। प्रत्येक बार जोरदार था और मांस पर गिरा। हालांकि वे काई यांग के लिए जीवन के लिए खतरा नहीं थे। इतने सारे प्रहार करने के बाद किसी को भी स्वस्थ होने के लिए 1 या 2 महीने तक बिस्तर पर लेटना होगा। रुकना। आधे घंटे के अच्छे समय के बाद क्यूई रूपांतरित अनुशासनात्मक शिष्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और तेजी से युद्ध स्थल से दूर चला गया, उसे अब और मत मारो। यदि तुम उसे और मारोगे तो वह मर जाएगा। बाकी 4 लोग तेजी से पीछे हटे और काई यांग की ओर देखा, जो थोड़ा डर और चिंता के साथ फर्श पर लेटी हुई थी। मेरे नाथ, उनमें से एक ने उनके गाल पकड़कर कहा, उसके द्वारा एक बार मारे जाने के कारण मेरा दांत लगभग टूट गया था। एक अन्य व्यक्ति ने उसकी कमर पकड़ ली। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। पिताजी ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को लगभग खो दिया था। अगर मैं समय रहते चकमा न देता तो जो फर्श पर पड़ा होता वह मैं ही होता। निर्णायक क्षण में चकमा देते हुए झटका उसकी जांघ पर लगा, जिससे उसे तेज दर्द महसूस हुआ। काई यांग द्वारा अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए मारा गया प्रहार बेहद शक्तिशाली था। अब इस बारे में सोचने से भी उसकी रूह कांप जाती है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, शून्यता से देखते रहे, क्योंकि उस स्थिति में उनकी शक्तियों में इतनी असमानता के साथ उनमें से प्रत्येक को काई यांग से स्पष्ट चोट लगी थी। भले ही उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया हो, कमजोर कर दिया हो। इससे 5 लोग स्तब्ध रह गए। फिर उनके 5 चेहरे शर्मसार हो गए। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं है? एक परीक्षण शिष्य जो केवल प्रारंभिक तत्व 3रे चरण में था, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? बस फिर जब वे उसे पीट रहे थे तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब इस पर विचार करने पर यह सब बिल्कुल अकल्पनीय था। पू की आवाज सुनाई दी। ध्वनि की उत्पत्ति को देखते हुए 5 निगाहें काई यांग पर पड़ी, जिसे लकवा मार जाना चाहिए था, जो अपने मुंह में खून उगलते हुए खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर काला और अस्पष्ट दिख रहा था। बड़े परिवर्तन होने के साथ उसकी त्वचा लाल रोशनी से चमकने लगी। उससे बेहद गर्म एहसास निकल रहा था, जैसे 10 करोड़ साल पुराना ज्वालामुखी फट रहा हो। ये विश्व क्यूई आभा। क्यूई रूपांतरित मंचासीन शिष्य के चेहरे पर भय की झलक दिखाई दी। कुछ बिल्कुल सही नहीं है। ये विश्व क्यूई आभा कैसी थी जो प्रारंभिक तत्व 3रे चरण में एक शिष्य के पास होनी चाहिए थी?
ये स्पष्ट रूप से प्रारंभिक तत्व चरण के चरम पर किसी की आभा थी और एक और कदम के साथ वे क्यूई परिवर्तन चरण में होंगे। तुम अब भी खड़े हो पाओगे, एक व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। इस प्रक्रिया में उसने लगभग अपनी जीभ काट ली। भले ही उसे इस तरह पीटा गया हो, लेकिन उसमें उंगली उठाने की भी ताकत नहीं होगी। वह कैसे खड़ा हो सकता है? वह आ रहा है, कोई और अचानक घबराकर चिल्लाया। जैसे ही शब्द बोले गए, पहले से लड़खड़ा रहे काई यांग ने एक बड़ी आंधी पैदा की और उसके सामने 5 तक पहुंच गई। आधे रास्ते में काई यांग की मुट्ठी धधकने लगी, जैसे धातु का एक टुकड़ा जिसे अभी भट्टी से निकाला गया हो। जिस व्यक्ति ने चिल्लाया था उसने तुरंत अपनी वर्ल्ड क्यूई सक्रिय कर दी और काई यांग की मुट्ठी से टकरा गया। धमाके की आवाज आई, फिर अनुशासनात्मक शिष्य पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से जा टकराया। उसका गला खराब हो गया, उसने मुंह से खून उगल दिया। इस बीच काई यांग का शरीर केवल हल्का सा हिल गया क्योंकि वह पहले ही अगले व्यक्ति के पास चला गया। दिलेर क्यूई परिवर्तनकारी चरण अनुशासनात्मक शिष्य उत्तेजित और क्रोधित था। उनके 5 साथी शिष्य न केवल एक भी प्रतिद्वंद्वी को गिराने में असमर्थ रहे, बल्कि उनके दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करने का मौका दिया गया। यदि यह फैलाया गया तो क्या यह एक घोटाला नहीं होगा? वह कहाँ जाकर मुंह लगाएगा? क्रोध के आवेश में क्यूई रूपांतरित शिष्य ने अपनी हथेली बाहर कर दी। अपने डेंटियन से अपनी ची को संघनित करते हुए वह चिल्लाया, मजबूत घूमने वाला चक्रवात। कमरे के अंदर हवा की तेज आवाज सुनाई दी और उसके हाथ से एक छोटा सा चक्रवात प्रकट हुआ। ये सीधे काई यांग की मुट्ठी से भिड़ गया। स्नैप 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 की आवाज गूंज रही थी, जबकि काई यांग की बांह पर कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें बार बार रेजर ब्लेड से काटा जा रहा हो और कुछ ही क्षणों में टुकड़ों में बदल रहे हों। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। काई यांग की दोनों रक्त लाल आंखों में आश्चर्य था। उसके यांग वर्ल्ड क्यूई को इकट्ठा करते हुए यह उसके प्रतिद्वंद्वी के मार्शल कौशल को अवरुद्ध करने के लिए उसकी बांह पर कट के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकल गया। आह की ध्वनि निकली, जैसे कमरे के भीतर एक धधकती ऊर्जा फूट पड़ी। काई यांग की विश्व क्यूई ने उस क्यूई रूपांतरित शिष्य के सशक्त परिक्रमी चक्रवात को रोक दिया और उसमें आग लगा दी। धधकते चक्रवात के भीतर काई यांग ने उस क्यूई रूपांतरित अवस्था वाले शिष्य की हथेली पर मुक्का मारा। प्रभाव पड़ने पर दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। तुम लोग विचलित होकर क्यों खड़े हो? जाओ हमला करो। क्यूई रूपांतरित करने वाले चरण के शिष्य की हथेली बहुत लाल थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रतिद्वंद्वी की वर्ल्ड क्यूई इतनी असामान्य थी। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन कुछ भी हो, फिर भी उन्हें कुछ कमी महसूस हुई थी। गुस्से में वह तुरंत चिल्लाया। अन्य 3 अनुशासनात्मक शिष्य जो स्तब्ध थे अब जाग गए और एक बार फिर काई यांग को घेरने के लिए दौड़ पड़े। काई यांग का सामना करते हुए उन पर और अधिक दर्दनाक हमले होने वाले थे। जिस व्यक्ति को काई यांग ने सबसे पहले उड़ान भरने के लिए भेजा था उसने भी क्रोध में आकर जवाबी हमला किया। थोड़ी देर में चारों लोगों ने हमला बंद कर दिया। गहरी सांस लेते हुए वे 10 फीट पीछे हटते समय विश्वासघाती भाव भी रखते थे। उनकी ताकतें वर्तमान में उनके छोटे शिष्य की क्रूर ताकत से दबाई जा रही थीं। दूसरी बार जब वे उसे पीटने के लिए एकत्र हुए तो परिणाम बहुत कम थे। इस बार काई यांग को जो चोटें लगी वे कहीं अधिक बड़ी थीं, लेकिन इन 4 लोगों ने इसे हासिल करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाई थी। वह दोबारा खड़ा नहीं होगा, है ना? उनमें से एक ने यह सवाल पूछते समय खांसते हुए अपना मुंह ढक लिया। खांसते खांसते उसकी हथेली में खून का एक छोटा सा धब्बा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिरकार वह इस हालत में घायल हो गया है। दूसरा उसकी आंख की मालिश कर रहा था। वहां पहले से ही एक खरोंच बनी हुई थी, जबकि एक गंदा छाला मौजूद था, जैसे वह लगातार उबलते पानी से जल गया हो। अपने 5 दिलों में उन सभी को बेहद कड़वाहट महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि इस बार उन्हें इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा। इसका कारण उसकी अजीब ताकत थी। इस छोटे और संकीर्ण कमरे में हालांकि 5 बनाम 1 थे और उसे पीटना आसान लग रहा था, वे अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकते थे, जबकि काई यांग घिरा हुआ था। इससे उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यदि यह खुला वातावरण होता तो वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होते। तो फिर यह इतना दुखद परिणाम तो नहीं होगा। लेकिन काई यांग नामक इस कनिष्ठ शिष्य की ताकत वास्तव में कुछ और थी। एक सामान्य प्रारंभिक तत्व वाला व्यक्ति उनका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेई जुबान उनके हाथों हार गए। जैसे ही उन 5 ने सोचा कि उन्होंने काई यांग को हरा दिया है, उसने अप्रत्याशित रूप से फिर से चलना शुरू कर दिया। वह तुलना से परे कमजोर हो गया, बिना नुकीले भेड़िए की तरह धीरे 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 उठ खड़ा हुआ। न केवल उसकी विश्व क्यूई आभा कम नहीं हुई थी, बल्कि मजबूत हो गई थी। इसे शाप दो, उस क्यूई परिवर्तनकारी मंच शिष्य ने शाप दिया। ये कनिष्ठ शिष्य किस प्रकार का संकी था? चाहे उन्होंने उस पर कैसे भी हमला किया हो, वह बेहोश क्यों नहीं हुआ? आओ मत, अगर तुम आओगे तो हम सचमुच तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। चोटिल आंख वाला शिष्य बहुत शोर मचाते हुए चिल्लाया, लेकिन इसके पीछे कोई वास्तविक ताकत नहीं थी। ये देखने में बेहद अजीब दृश्य था, क्योंकि जो लोग हमला कर रहे थे वे झुंड में इकट्ठा होकर पीट रहे व्यक्ति से कह रहे थे कि वह आगे न आए, जबकि जिसे पीटा जा रहा था वह काफी भ्रमित था। खून से लथपथ होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। कदम दर कदम वह 5 लोगों के समूह के पास चला गया। हर कदम भारी था, हर कदम डगमगा रहा था और अस्थिर था, जैसे वह अगले ही पल ढह जाएगा। लेकिन वह फिर भी कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। यदि उनके पीछे की दीवार न होती तो 5 लोग पीछे हटते रहते। अध्याय 72। इतना बड़ा उपद्रव। कई लोगों के मुंह से पानी गटकने की आवाज आ रही थी। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? झुंड के बीच से किसी ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वे काई यांग को पीटते रहे तो वह मर जाएगा। महाराज, वह एक संकी है।
क्यूई रूपांतरित मंचित शिष्य ने पलकें झपकाते हुए कसम खाए और उसने जवाब देने से पहले अपने दांत भींच लिए। हम अब इसकी परवाह नहीं कर सकते। अगर वह आएगा तो हम हमला कर देंगे। इस बार हमें उसे बेहोश कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी 4 ने थोड़ा अनिच्छा से उत्तर दिया। जैसे ही ये पांचों बेहद सतर्क हो रहे थे, उनके दिलों में पूर्वाभास की एक बड़ी भावना पैदा हुई। तुरंत ही कमरे का तापमान कई डिग्री तक गिर गया। पूरे कमरे में चट-चट की आवाजें गूंज उठीं। पांचों लोगों ने सिर घुमाकर देखा तो चारों दीवारों पर बर्फ की पतली परत बिछी हुई थी। क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने तुरंत कांपते हुए सवालिया लहजे में पूछा। जैसे ही कमरे का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोला तो बूम की आवाज आई। कौन है भाई? क्यूई परिवर्तनकारी चरणबद्ध अनुशासनात्मक शिष्य को बुलाया गया। घूमने पर उसका मुंह बत्तख के अंडे जितना बड़ा हो गया और चाहे कुछ भी हो, वह उसे बंद करने की ताकत नहीं जुटा सका। हालांकि कमरे के अंदर का तापमान तेजी से कम हो रहा था, फिर भी उस व्यक्ति के माथे पर ठंडे पसीने की एक पतली परत दिखाई दे रही थी जब उसने दरवाजे पर महिला को देखा। हकलाते हुए उसने कहा, वरिष्ठ बहन सुयान, बड़ी बहन सुयान। बाकी चारों के भाव बहुत बदल गए। ऊपर देखने पर वहां ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए एक आश्चर्यजनक सुंदरता खड़ी थी। वह कभी न मरने वाली, कभी बुरी न होने वाली, पहाड़ की चोटी पर हमेशा खिलने वाले बर्फीले कमल की तरह थी, जो नश्वर लोक में उतरते समय अपने साथ कड़कड़ाती ठंड ले रही थी। वह इतनी नेक, इतनी ठंडी थी। जैसे ही उसकी सुंदर आंखें कमरे में घूमी, पांचों शिष्यों को उससे बहुत हीन महसूस हुआ और उन्होंने अनजाने में अपना सिर नीचे कर लिया। सुयान जल्दी से ब्लैक विंड मार्केट से फॉरेस्ट जेल की ओर भाग गई थी। ये सोचकर कि सुम्यू यहाँ फंसी हुई है, वह अंदर आ गई, लेकिन उसे यहाँ युद्ध होने के निशान महसूस हुए, इसलिए वह यहाँ भाग आई थी। दरवाजा खोलते ही उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका दिल थोड़ा कांप उठा। टीएल, दरवाजा खोल रहा हूँ, आपने लात मारकर इसे खोल दिया है। हुन ईडी, हिंसक महिलाएं, इस कहानी में नया क्या है? कमरे के अंदर 6 लोग थे। 5 अनुशासनात्मक हॉल के शिष्य थे, जिनमें से एक क्यूई परिवर्तन के दूसरे चरण में था और बाकी प्रारंभिक तत्व तारांकन चरणों में थे। दूसरा व्यक्ति खून और गंदे चित्रों से लथपथ था। उसकी आंखों के भीतर कांप रहा था और लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसकी नज़र झुकने से इनकार कर रही थी। ये व्यक्ति, वह पहले भी मिल चुकी थी। कायांग, सुम्यू उसे एक बार ब्लैक विंड ट्रेड में ले आया था। वह ट्रायल शिष्य था जिसने चेंग शाओफैन को हराया था। दृश्य की जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना को भेजते हुए सुयान स्तब्ध रह गई। कायांग की जांच करने पर उसे पता चला कि वह चोटों से भरा हुआ था। हालांकि वे चोटें उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, लेकिन अपनी ताकत के साथ उसके लिए खड़ा रहना और सचेत रहना असंभव था। खड़े रहने और गिरने से बचने की उनकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत थी। इतनी ही देर में सुयान को समझ आ गया था कि इस कमरे में कमोबेश क्या हुआ था। उसके दिल में भावनाएं शायद ही कभी उमड़ती थीं, लेकिन इस बार वह थोड़ा गुस्से में थी। एक झटके के साथ सुयान का यांग का समर्थन करने के लिए उसके पक्ष में दिखाई दी। अपनी बर्फीली दुनिया क्यूई को बाहर भेजकर उसने उसके शरीर के अंदर और बाहर की चोटों को नियंत्रित किया। अगर आपने इसके बारे में सोचा तो ये थोड़ा अजीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही बर्फ की ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, उसके शरीर में उग्र ऊर्जा कम हो जाती थी और उसका अस्पष्ट दिमाग बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता था। उसकी नाक के किनारे पर एक शुद्ध और कुरकुरी सुगंध रह गई। कायांग ने सुयान की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी उग्र अभिव्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फीले पहाड़ पर बैठा हो। उसे केवल ठंडी और तेज हवा महसूस हो रही थी, जो बाहरी दुनिया से सभी शोर और आकृतियों को खत्म कर रही थी। उसके साथ होने पर कायांग उसका हाथ थामने और उसके साथ एकांत में रहने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। किसने उस पर हमला किया? सुयान ने शांति से अपनी ठंडी आवाज में उनसे पूछा। पांचों अनुशासनात्मक शिष्य एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हम सभी के पास था। सुयान के सामने उससे झूठ बोलना बदनाम करने वाला और उस पर गंदगी डालने जैसा था। उस बड़प्पन और वैभव ने उन सभी को उसके सामने सच बोलने पर मजबूर कर दिया। सुयान ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छा। ये कहते हुए उसने कायांग का समर्थन किया और कदम दर कदम वह कमरे से बाहर चली गई। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि सुयान की आकृति नहीं देखी जा सकी। पांचों की सांसें अटक गईं। तब तक उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी बड़ी विपत्ति से बच गए हों। लेकिन इससे पहले कि वे पांचों खुशी मना सकें, उन्हें अचानक बड़ा डर महसूस हुआ। दरवाजे की ओर देखते हुए उन्हें बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया जो तेजी से बढ़कर एक हथेली के आकार का हो गया था। हथेली के आकार का ये बर्फ का टुकड़ा बर्फ के टुकड़े के आकार का था। 5 बर्फ के टुकड़ों के बिखरते ही पाक की ध्वनि निकली। इसके बाद पांचों शिष्य दर्द से जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि बर्फ के टुकड़ों के नष्ट होने के साथ साथ उनकी विश्व क्यूई भी गायब हो गई है। वर्ल्ड क्यूई के गायब होने के साथ साथ उन सभी को कई घाव झेलने पड़े। इतना शक्तिशाली, नंबर 1 के खिताब के योग्य क्यूई परिवर्तनकारी चरणबद्ध अनुशासनात्मक शिष्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया क्योंकि वह ठंड से कांप रहा था। वह ये देखने में पूरी तरह असमर्थ था कि सुयान कैसे हमला करने में सक्षम थी। बिना किसी सूचना के उसने अपना हमला बोल दिया था। यदि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वरिष्ठ बहन इतनी शांत थी, तो कुछ हल्के घाव प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता। अपनी ताकत से अगर वह सचमुच उनकी जान लेना चाहती तो ये घोंघे के गोले को चुटकी काटने और तोड़ने जितना आसान होगा। कमरे के बाहर का यांग अभी भी लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। अपने पीछे की आवाज़ें सुनकर उसने आश्चर्य से अपना सिर सुयान की ओर घुमाया। तुमने उन पर हमला किया है? सुयान की लंबी पलकें झपकी। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। कायांग ने अपना सिर हिलाया। और ठीक है, जाओ और ली युनतियान और अन्य को मुक्त करो। सुमू के बारे में क्या?
सुयान ने पूछा। मुझे नहीं पता। कायांग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे बंद नहीं किया गया था। शायद उसे वापस भेज दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने सुम्यू पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनकर सुयान ने अंततः राहत की सांस ली। दोनों लोग तेजी से वन जेल की गहराई में चले गए। कुछ ही समय बाद वे उस कोठरी में पहुंचे जिसमें ली युनतियान और बाकी लोग कैद थे। कायांग और सुयान को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले और इतनी घनिष्ठता से देखकर उन्हें बहुत सदमा लगा। मौके पर ही उनकी नजरें जमीन पर टिक गईं और वे सभी सांस लेना भूल गए। अरे बाप रे, यदि वे वरिष्ठ बहन सू के साथ इतने घनिष्ठ हो सके तो भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, वे संतुष्ट होंगे। ली युनतियान और अन्य लोग मौत से ईर्ष्या कर रहे थे। तुम सब बाहर आओ। सुयान ने अपना हाथ उठाया और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। ओह, लोगों का ये समूह अनजाने में हौंफने लगा और मूर्खतापूर्वक बाहर चला गया। 10 जोड़ी निगाहें कायांग और सुयान की आकृतियों पर टिकी थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुयान की अभिव्यक्ति कितनी संयमित थी, उनके द्वारा इस तरह देखे जाने पर वह मदद नहीं कर सकी लेकिन थोड़ा कठोर हो गई। आओ, मैं तुम लोगों को बाहर ले चलता हूँ। सुयान ने अपने ठंडे लेकिन सुंदर चेहरे के साथ बात जारी रखी। कायांग का समर्थन करते हुए वह सबसे आगे चली जबकि ली युनतियान और बाकी लोग उनके पीछे चले। कुछ ही समय बाद लोगों का ये समूह वन जेल से बाहर चला गया। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की तेज किरणों ने उनकी आंखों पर हमला किया जिससे उनकी आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लगभग 100 अनुशासनात्मक हॉल के शिष्यों ने उनका स्वागत किया और उन्हें घेर लिया। इतना बड़ा उपद्रव, कायांग ने रुखाई से कहा। वरिष्ठ बहन, ये संभवतः आपका प्रतिकार करने के लिए किया गया है ना? सुयान ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल लोगों के समूह पर अपनी नजरें घुमाईं। उसने कायांग का समर्थन करना और आगे बढ़ना जारी रखा। किसी को भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं हुई। अनुशासन हॉल के सभी शिष्य अपने रास्ते में अपनी आंखों में डर के साथ तितर-बितर हो गए, स्वचालित रूप से किनारे की ओर चले गए और रास्ता बनाने लगे। अध्याय 73 कनिष्ठ बहन की मेरे प्रति ईमानदारी। सभी की निगाहें धीरे धीरे सुयान और कायांग पर केंद्रित हो गईं, जिनका वह समर्थन कर रही थी। उनकी निगाहें, जिनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष के निशान देखे जा सकते थे, एक खट्टे माहौल के साथ थीं। उस क्षण से पहले उन्होंने सुयान को कभी किसी पुरुष के साथ अंतरंग होते नहीं देखा था। यहाँ तक कि उन उत्कृष्ट मूल शिष्यों को भी कभी इतना ध्यान नहीं मिला था। सुयान ने जो खेती की वह आइस हॉट सीक्रेट्स थी। इन कई वर्षों में उसका दिल जमे हुए होने के बावजूद आमतौर पर जब वह अपने करीबी पुरुषों से बात करती थी तब भी वह काफ़ी ठंडी रहती थी। प्रत्येक स्काई टॉवर शिष्या, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उनकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उनमें से प्रत्येक को उसके आसपास बेहद सावधान रहना पड़ता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह से इस सुंदरता को ठेस न पहुंचे। लेकिन अब उन्होंने वास्तव में प्रारंभिक चरण, तीसरे चरण में ही एक युवा का समर्थन करने की पहल की। उसके जैद जैसे सफ़ेद हाथ उसकी कमर पर थे, जबकि उसका बर्फीला चेहरा लाल रंग की हल्की छाया में रंगा हुआ था जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। इस व्यक्ति तक पहुंचना मूल रूप से कठिन था, अब ये कहीं अधिक सुलभ लग रहा है। इन सभी पुरुष स्काई टॉवर शिष्यों के दिल टूट गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी अछूत देवी ऐसी लगती थी मानो वह मात्र नश्वर प्राणियों के संपर्क में आने से दूषित हो रही हो। जिस व्यक्ति ने उनकी देवी को कलंकित किया था वह उनके सामने खड़ा था। उन्हें उनकी देवी का समर्थन मिल रहा था, उनकी देवी की गंध सूंघ रही थी, देवी के हाथों की कोमलता महसूस हो रही थी और उपचार का आनंद ले रहे थे जिसका आनंद लेने का उनमें से कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जानलेवा इरादा है। कायांग के मुंह के कोने एक असामान्य मुस्कान बनाते हुए उभरे, और जैसे ही सुयान आगे बढ़ा उसने मुस्कुराते हुए बाघ की ताकत का फायदा उठाते हुए एक लोमड़ी की तरह पीछा किया। इन लोगों के सामने आत्मविश्वास से चलते हुए एक छोटा सा दिखने वाला पुरुष सुयान और कायांग के रास्ते में खड़ा था। उस व्यक्ति की दृष्टि में ईर्ष्या और अप्रसन्नता के सूक्ष्म संकेतों के साथ मधुरता और कोमलता थी। सुयान अचानक रुक गई और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। एक तरफ सरकाना, उसकी ठंडी आवाज निकली। यह नीरस और असंवेदनशील था जिससे कोई भी वक्ता की भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ हो गया। पुरुष ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहन, कृपया इस वरिष्ठ भाई के लिए चीज़ों को कठिन मत बनाओ। ये वरिष्ठ भाई तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये स्काई टॉवर के नंबर 2 विशेषज्ञ जी होंगचेन थे। एक तरफ सरकाना। सुयान ने उस व्यक्ति से एक और शब्द कहने को तैयार न होते हुए इन शब्दों को दोहराया। जी होंगचेन ने बेबसी से कहा, जूनियर बहन, ये लोग अभी नहीं जा सकते। उन्होंने ज़ोंगबुई को नाराज कर दिया है और ग्रैंड एल्डर ने पहले कहा है कि कोई भी उन्हें यहाँ से दूर नहीं ले जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ज़ोंगबुई। कायांग ने उपहास के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। मैं पूछने का साहस कर रही हूँ कि यह वरिष्ठ भाई कौन है? मैंने किस ज़ोंगबुई को नाराज किया है? जी होंगचेन ने उसे घृणा से भरी निगाहों से देखा और चिल्लाया, एक गिरोह की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा होकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अनुशासनात्मक शिष्यों का अनादर किया। इनमें से कोई भी आपको स्काई टॉवर से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होगा। लड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हो? सुयान बोली, किससे लड़ो? चूंकि यह एक गिरोह की लड़ाई थी इसलिए कोई प्रतिद्वंद्वी तो होना ही चाहिए ना। तो आपके अनुशासनात्मक हॉल ने केवल एक पक्ष को ही क्यों रोका? बाकी दोषी कहाँ हैं? जी होंगचेन की अभिव्यक्ति अनमोल थी क्योंकि वह अवाक रह गया था। दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से वे जुवान के अधीनस्थ थे, इसलिए वे उन पर लगाम लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? किसी को मार डाला। उस व्यक्ति की लाश कहाँ है? जी होंगचेन ने मुस्कुराकर तुरंत स्पष्टीकरण दिया, किसी को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन सौभाग्य से उसे हमारे अनुशासनात्मक हॉल द्वारा समय पर रोक दिया गया। हम बुरे नतीजे से बच गए।
मुख्य द्वार पर नोट्स की तुलना करते समय शिष्यों का जीवन और मृत्यु स्वयं शिष्यों के प्रबंधन का मामला है। यदि आपके शब्दों के अनुसार इसे प्रबंधित किया जाता तो नोटों की तुलना करने वाला हर शिष्य हत्या करने का प्रयास कर रहा होता। तब सभी अनुशासनात्मक शिष्य हर शिष्य को कैद करने के लिए पूरे स्काई टावर में दौड़ रहे होंगे, है ना? सुयान की अभिव्यक्ति असहानुभूतिपूर्ण थी, उसका स्वर ठंडा था। और क्या था? अनुशासनात्मक शिष्यों का अनादर। यदि आप अनुशासनात्मक शिष्य वास्तव में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हो सकते हैं तो आपका अनादर कौन करेगा? ये व्यक्ति जिसे जोंग गुई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए वह लंबे समय से गिर गया है और सत्ता संघर्ष में केवल एक उपकरण बन गया है, अपनी गरिमा को खत्म कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस पर कदम रखा गया है। छोटी बहन जी होंगचेन की मुस्कान बेहद शुष्क और तीखी थी, वह तुलना से परे असहाय दिख रहा था। क्या आपको वास्तव में इतना स्पष्ट रूप से बोलने की जरूरत है? सच या झूठ, आप जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। जी होंगचेन की अभिव्यक्ति मंद हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, जूनियर सिस्टर, मैंने अपने प्रति आपकी ईमानदारी स्वीकार कर ली है, तो आप अभी भी मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों बना रही हैं? सुयान ने उदासीनता से जवाब दिया, अगर वरिष्ठ भाई के शब्दों को झाओ फिजू कनिष्ठ बहन झाओ ने सुना तो आपको क्या लगता है कि उसे कैसा महसूस होगा? झाओ फिजू जी होंगचेन और सुयान की तरह स्काई टॉवर के मुख्य शिष्य थे, लेकिन जी होंगचेन के साथ इस महिला का रिश्ता अस्पष्ट था। जी होंगचेन का पूरा शरीर कांप गया। सुयान को देखकर उसकी निगाहें दुख से भर गईं क्योंकि उसने अपनी वर्तमान स्थिति पर अफसोस जताया, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी निगाहें घुमाते हुए उसने कायान की ओर देखा और अपनी सारी शिकायतें उसकी ओर निर्देशित कर दीं। कायान अभी भी शांत थी, उसके प्रति कोई डर नहीं दिखा रहा था। आपको कायान कहा जाता है? जी होंगचेन ने जबरन अपनी आंतरिक शिकायतों को दबाया और पूछा। जो भी पुरुष उस लड़की को देखता उसे किसी दूसरे पुरुष का समर्थन करना और उसके साथ अंतरंग होना अच्छा लगता, जिसे पीड़ा महसूस नहीं होती। वरिष्ठ भाई मुझे कैसे ज्ञान देंगे? मुझे पता है कि ये घटनाएं आपके कारण हुई। यदि आप नहीं होते तो ये सभी असुविधाएं नहीं होती। यदि आप कनिष्ठ बहन सू को अंदर नहीं लाना चाहते हैं तो आज्ञाकारी रूप से अपने कक्ष में लौटाएं और मुझे स्वयं ऐसा करने की परेशानी से बचाएं। जी होंगचेन ने उदासीनता से कहा। वह सुयान को मना नहीं सका और सुयान के खिलाफ हाथ उठाने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल कायान की ओर मुड़ सकता था। कायान केवल मुस्कुराई। आप किस बारे में मुस्कुरा रहे हैं? जी होंगचेन ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए पूछा। कायान का पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिससे उसकी शक्ल काफी भयावह लग रही थी। जैसे ही वह मुस्कुराया उसने धीरे से सुयान का जैद जैसा हाथ पकड़ लिया जो उसकी कमर पर था। उसे अपने हाथ की हथेली में लेते हुए उसने धीरे से उसके हाथ को थपथपाया और अपना सिर सुयान की ओर घुमाया और बहुत मधुर स्वर में कहा, मैं भी वरिष्ठ बहन को फंसाना नहीं चाहता, लेकिन वरिष्ठ बहन की ईमानदारी मुझे मिली है। मैं वास्तव में उस पर खरा उतरने में विफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसे केवल वही करने की अनुमति दे सकता हूं जो वह चाहती है। जी होंगचेन की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। इस बीच सुयान स्थिर रही, जैसे कि वह वहीं जड़ हो गई हो। उसका चेहरा उलझन में था। लीयुन तियान और बाकियों के जबड़े जमीन पर गिर गए और उनके गले के भीतर से एक अजीब सी चरमराती आवाज निकली, लेकिन चाहे कुछ भी हो वे एक भी शब्द नहीं बोल सके। जबकि आसपास के 100 या उससे अधिक अनुशासनात्मक शिष्यों को केवल यह महसूस हुआ कि उनमें से प्रत्येक का हृदय विभाजित हो गया था। उनमें से प्रत्येक स्तब्ध रह गया। बड़ी बहन, क्या मैं सही नहीं हूं? कायान को हालात की गंभीर स्थिति का एहसास नहीं हुआ और फिर भी उन्होंने घाव पर नमक छिड़क दिया। जी होंगचेन ने अत्यधिक घबराहट के साथ सुयान की ओर देखा। वह ऐसा उत्तर सुनने को तैयार नहीं था जो उसे पसंद नहीं था। सुयान ने अचानक अपना शरीर घुमा लिया। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद उसके साथ पहले कभी किसी पुरुष ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। उसका हाथ वास्तव में उसके हाथ में था और उसे बेहूदगी से महसूस किया जा रहा था। उसकी त्वचा पर घिसे घिसे हुए मोटे हाथ से लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन गर्मी भी महसूस हो रही थी। सुयान बेहद गुस्से में थी। पीछे मुड़कर वह कायान को उड़ना चाहती थी, लेकिन उसे देखकर वह समझ गई कि वह क्या करना चाहता है। उसे मारने की अपनी इच्छा को दबाते हुए सुयान ने बेहोश होकर अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, हाँ। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसने ऊर्जा की एक धारा बनाई और इसे कायान के मेरिडियन में भेज दिया। कायान अचानक कराह उठा और उसकी नाक से खून की 2 धाराएं बह निकलीं। तुम्हें खून क्यों बहने लगा? जब उसने ये कहा तो सुयान भी कायान के लिए खून पहुंचने से पहले एक रेशमी कपड़ा निकालने गई। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कायान के दिल से एक ठंडी सिहरन निकली। हालांकि यह वरिष्ठ बहन उदासीन दिख रही थी, वह जानता था कि यदि उसने उसकी निचली रेखा को छुआ तो वह उसके हाथ के नीचे बेरहमी से मर जाएगा। तुम लोग, जी होंगचेन ने ईर्ष्या में पागलों की तरह चिल्लाया। यदि पहले वह सुयान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था तो अब उस दृश्य को देखकर वह उसकी भावनाओं पर सवाल उठाने से खुद को रोक नहीं सका। क्या उसने पहले कभी सुयान को किसी पुरुष के साथ इतनी कोमलता और सौम्यता से व्यवहार करते देखा था? क्या उसने कभी बिना किसी विरोध या अनिच्छा के सुयान का हाथ किसी दूसरे पुरुष के हाथ में देखा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच खुश और इच्छुक थी, लेकिन सुयान की ताकत के साथ कायान उसे कैसे जीत सकती थी? छोटी बहन, आप विशेषाधिकार के साथ पैदा हुई थी, आप इस तरह के कचरे की कल्पना कैसे कर सकती हैं? आप कचरा किसे कह रहे हैं? कायान और सुयान दोनों ने एक साथ अपना सिर घुमाया। उनके भाव प्रचंड तूफान के समान हैं। अध्याय 74 प्रमुख चर्चा में प्रवेश करता है। जैसे उन्होंने पहले से ही इसकी योजना बनाई थी, जैसे उनका मन एक ही था, कायान और सुयान ने चिल्लाकर वही शब्द कहे। यहाँ तक कि जिस लहजे और रवैये के साथ वे जी होंगचेन पर चिल्लाए थे वह भी वही था। जी होंगचेन उनके चिल्लाने से पूरी तरह स्तब्ध हो गए।
सुयान की ओर देखते हुए उसकी निगाह दर्द से भरी हुई थी। उसने दुखी होकर कहा, वह कचरा कैसे नहीं है। उनकी स्थिति केवल एक परीक्षण शिष्य की है और उनकी साधना केवल प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण में है। इस प्रकार के लोग स्पष्ट रूप से बेकार हैं। छोटी बहन, तुम उसमें क्या देख सकती हो? आपको हमारे मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुयान एक महान अभिनेत्री थी। उसने इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए जी होंगचेन की उस परेशानी से छुटकारा पा लिया जो वह इतने सालों से झेल रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे आत्मीय लगने वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया। बड़े भाई, क्या आप पहली नज़र का प्यार मुहावरा जानते हैं? कायांग ने थोड़ा उपहास करते हुए जी होंगचेन से कहा। तुम चुप रहो। उसकी अभिव्यक्ति गहरी थी। जी होंगचेन ने कायांग पर चिल्लाया, मैं अपनी कनिष्ठ बहन से बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में बोलने के लिए कैसे योग्य हैं? कायांग की आंखें सिकुड़ गईं और वह जोर से हंसा। कचरा कचरा है। जी होंगचेन ने बहुत पहले ही उसे भगवान जाने कहाँ फेंक दिया था। उसका सुंदर चेहरा विकृत हो गया, जितना भद्दा हो सकता था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं पहले से ही क्यूई परिवर्तन के चरण में था, जबकि आप अभी भी प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण में हैं। जबकि अब मैं अलगाव और पुनर्मिलन सीमा के चरम पर हूँ। हमारे बीच पूरे 2 लोगों का अंतर है। इसमें आप मेरी तुलना कैसे कर सकते हैं? बड़े भाई, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। कायांग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। आप उन्हें केवल दूसरों को समझाने के लिए ही कर सकते हैं। जी होंगचेन, मैं तुम्हारे साथ और उलझना नहीं चाहता। एक तरफ हटें। आपके अनुशासनात्मक हॉल की देखरेख में उसे कोई छोटी राशि का नुकसान नहीं हुआ है। मुझे उसकी चोटों की देखभाल के लिए उसे वापस ले जाना होगा। सुयान की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। आज यहाँ से कोई नहीं जा सकेगा। जी होंगचेन की आवाज़ तेज हो गई। आंखों में दर्द के साथ सुयान को देखते हुए उसका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उसने आदेश भेजा, यहाँ अनुशासनात्मक हॉल के शिष्यों को सुनो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भागने की कोशिश करता है, मारने के लिए हमला करो। वरिष्ठ बहन सू के संबंध में यह और भी अधिक प्रचलित है। आपको उसके प्रति उदार नहीं होना चाहिए। प्यार, नफरत, चाहे कोई भी भावना हो, उसी समय जी होंगचेन ने अपना अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। हुआ। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद लगभग 100 अनुशासनात्मक शिष्य शामिल होने के लिए आगे बढ़े। एक बार फिर इन शिष्यों ने सुयान के समूह को घेर लिया। आप ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं। सुयान की क्रिस्टल स्पष्ट आंखों के भीतर से प्रकाश की एक खतरनाक रेखा चमक रही थी। जी होंगचेन ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। जूनियर बहन, मुझे पता है कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम सच में आज जबरदस्ती मेरे पास से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। चूंकि उसे इस बिंदु पर धकेल दिया गया था, उसने सुयान को स्थानांतरित करने के लिए अपने साहस और असहायता का उपयोग करने की कोशिश की। सुयान बहुत गुस्से में थी। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। वह अनुशासनात्मक हॉल के शिष्यों से नहीं डरती थी। आखिरकार उसकी ताकत वास्तविक तत्व तीसरे चरण में थी। वह जी होंगचेन से 3 छोटे चरणों में ऊंची थी, और जैसे ही उसने अपने आइस हॉट सीक्रेट्स का इस्तेमाल किया, कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक पाएगा। लेकिन कायांग और ली युनतियान के समूह की किस्मत में इतना आसान समय नहीं था। आखिरकार वह केवल एक ही व्यक्ति थी और संभवतः अपने अधीन सभी की रक्षा नहीं कर सकती थी। वर्तमान में वे गतिरोध में थे, क्योंकि सुयान ने अपने समूह के लोगों को जबरन बाहर लाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, जबकि अनुशासनात्मक शिष्यों ने कोई हमला शुरू करने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार वे अपनी वर्तमान स्थिति पर स्थिर बने रहे। जिस तरह युवा पीढ़ी का ये समूह इतना बड़ा उपद्रव कर रहा था, उसी तरह स्काई टावर के बुजुर्ग स्कूल के दूसरे हिस्से में धरती हिला देने वाली बहस कर रहे थे। एल्डर्स हॉल में स्काई टावर के ग्रैंड एल्डर वेई शीटोंग, दूसरे एल्डर सु हुआनवू, तीसरे एल्डर हे बेई शुई, चौथे एल्डर जोफी और 5वें एल्डर यूजेड जेई सभी एकत्र हुए थे। 5 प्रमुख बुजुर्ग 2 विरोधी समूहों में बैठे थे। एक समूह का नेतृत्व ग्रैंड एल्डर वेई शी ने किया था, साथ ही चौथे एल्डर जोफी और 5वें एल्डर यूजेड जेई उनके पीछे बैठे थे। इसी तरह दूसरी तरफ दूसरे बुजुर्ग सु हुआनवू और तीसरे बुजुर्ग हे बेई शुई बैठे थे। ये स्काई टावर के भीतर मौजूदा बुजुर्ग गुटों का प्रतिनिधित्व करता है। पहले से भिड़ने वाले वेई जुवान और सूम्यू अपने अपने पक्ष में जमीन पर घुटने टेक रहे थे और उन चीज़ों को बता रहे थे जो दिन में पहले हुई थीं। सूम्यू बोलने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने सच बोला, कैसे उन्हें सबसे पहले रोका गया और कैसे उन्हें सबसे पहले उकसाया गया। साथ ही जब वे नोट्स की तुलना कर रहे थे तो उन्हें कैसे अपमानित किया गया। हालांकि महत्व की परवाह किए बिना उन्होंने कोई व्यक्तिगत राय नहीं जोड़ी। उसके खत्म होने के बाद 5 बुजुर्ग बैठ गए और एक शब्द भी नहीं कहा, केवल वेई जुबान के सुनाने का इंतजार करते रहे। लेकिन जब यह उसके मुंह से निकला तो सूम्यू ने जो कहा था उससे चीजें बिल्कुल मेल नहीं खाती। हालांकि शुरुआत के संबंध में ये लगभग वैसा ही था, लेकिन एक बार जब वह कियायांग के प्रकट होने के क्षण तक पहुंच गया तो उसने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। चांदी की तरह उसकी जीभ, बलगम और आंसुओं के साथ उसने रोते हुए कहा कि कैसे कायांग ने जहाज पर कैसे व्यवहार किया और कैसे उसके पास एक खजाना हथियार था जिसका उपयोग उसने अपने कड़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल पर हमला करने और उसे नष्ट करने के लिए किया था, और कैसे उसने उसे मारने का प्रयास किया था। इतने दयनीय स्वर के साथ उनका हृदय विदारक वर्णन उनके श्रोताओं की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी होगा। अपनी नाटकीय शारीरिक भाषा के साथ एक टीवी नाटक की तरह उन्होंने घटनाओं को 100 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। आप झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर सूम्यू क्रोधित हो गई और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। सच्चाई बिल्कुल वैसी ही है। वेई जुबान ने अलंकृत करने का अवसर लिया, क्योंकि जब स्थिति चल रही थी तब सूम्यू बेहोश था और अपनी सच्चाई पर जोर दे रहा था। सच्चाई मेरे गधे, आप बिना बात का हल्ला मचाते हैं। आप कूड़े के टुकड़े को शुरू करने और धोखा देने की अफवाह उड़ाते हैं। आपको झूठ बोलने के लिए किसी स्क्रिप्ट की भी आवश्यकता नहीं है। चुप रहो तुम सब। बड़े बुजुर्ग ने बार बार अपनी कुर्सी पर थप्पड़ मारा।
सूम्यू ने वास्तव में अपने पोते को उसके सामने इस तरह शाप देने की हिम्मत की तो वह कैसे शांत रह सकता था। लेकिन क्रोध तो क्रोध ही हो सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी के विवादों में हस्तक्षेप करना उनके लिए उचित नहीं था। दूसरे बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। बड़े बुजुर्ग ने पूछा, दोनों पक्षों ने अपने अपने हिस्से बता दिए हैं, मेरे साथी बुजुर्ग आप इसे कैसे देखते हैं। हालांकि उसने इसे ऐसे ही कहा था, लेकिन उसकी नज़र दूसरे बुजुर्ग सुजुवानवू से कभी नहीं हटी, क्योंकि वह उसकी राय जानना चाहता था। सुजुवानवू ने जवाब दिया, हम इसे कैसे देखते हैं? क्या ये पहले से ही अत्यंत स्पष्ट नहीं है? युवा पीढ़ी के झगड़े आपस में ही सुलझा लेने चाहिए, हम बड़ों को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? बड़े बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए, जबकि चौथे बुजुर्ग जोफी बड़े बुजुर्ग का समर्थन करने गए। दूसरे भाई, आपने जो कहा वह सही नहीं है। मूल रूप से स्थिति को युवा पीढ़ी के बीच उनके द्वंद्वों में तय किया जाना चाहिए था, लेकिन जब से काई यांग आया उसने गड़बड़ी और जटिल चीजें पैदा कर दी। ऐसा कैसे? सबकी नज़रों के सामने उसने वेई जुवान को द्वंद्वयुद्ध के लिए खुलेआम चुनौती दी और मेन गेट के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। वेई जुवान की व्यक्तिगत ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए यदि वह हार गया तो वह किसे दोषी ठहराएगा। सुजुवानवू इस बात से क्रोधित था कि उसके अपने पोते को अपमानित किया गया था, इसलिए उसका स्वर स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। चौथे बुजुर्ग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अगर उसने वास्तव में वी जुवान को नोटों की तुलना करने के लिए चुनौती दी और फिर उसे हरा दिया तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लड़ाई के दौरान उसने एक हथियार निकाल लिया था और उस हथियार का इस्तेमाल वेई जुवान के कढ़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल को तोड़ने के लिए किया था। सर ने कहा है कि साथी शिष्यों की लड़ाई में कोई हथियार नहीं चला सकता। काई यांग ने स्पष्ट रूप से इस नियम को तोड़ा है और स्वाभाविक रूप से उसे उचित सजा मिलनी चाहिए। सुजुवानवू ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, ओल्ड फोर्ट हेड ने इस तरह का कोई नियम निर्धारित नहीं किया है ना। इतने वर्षों तक मुखिया के एकांत में रहने के बाद क्या किसी ने वास्तव में उनके नियमों को बदलने का साहस किया है? इस प्रकार स्पष्ट रूप से उंगलियां दिखाने और यह सुनने पर बड़े बुजुर्ग बहुत प्रभावित हुए। वेई शीटोंग ने कहा, ओह, तो फिर दूसरे भाई कृपया हमें बताएं कि हेड ने वास्तव में क्या कहा था। सुजुवानवू ने उपहास किया। प्रमुख ने कहा कि शिष्यों के बीच द्वंद्व में शिष्यों को हथियारों का उपयोग नहीं करना है, न ही ताकत बढ़ाने वाली अमरता की गोलियों और न ही गुप्त कलाकृतियों का उपयोग करना है। द्वंद्वयुद्ध के लिए शिष्य केवल अपने स्वयं के मार्शल कौशल और मुखों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। बड़े भाई, ये तो मैंने गलत नहीं कहा है ना? बड़े बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया। उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ये सही है। अध्याय 75-76 कोषाध्यक्ष मेंग की जय हो। तो ये सही है, सुजुवानवू ने बिना रुके हंसते हुए कहा। वेई जुवान और सूम्यू के बीच द्वंद्व में उसने रक्षात्मक कलाकृतियां क्यों पहनी हुई थीं? क्या यह मेन गेट के नियमों का उल्लंघन नहीं है? हमें इसे कैसे संभालना चाहिए? उसने पहले काई यांग के बारे में नहीं पूछा, लेकिन सबसे पहले वेई जुवान को पकड़ने गया, जिससे सबसे बड़े बुजुर्ग उसे घूरते रहे और जवाब देने में असमर्थ रहे। अगर वेई जुवान ने वास्तव में सूम्यू के खिलाफ जीतने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया तो सूम्यू की हार में कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन चूंकि वेई जुवान अपनी रक्षात्मक कलाकृतियों के संरक्षण में था और उसने उस सुरक्षा का इस्तेमाल मेरे पोते को अपमानित करने के लिए किया था, पहले भाई से कैसे सहन किया जा सकता है? सुजुवानवू गुस्से में चिल्लाया और उसने अपनी कुर्सी के हत्थे पर अपनी हथेली पटक दी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। वेई शीटोंग खुद को कम करने से नहीं रोक सके। दूसरे भाई, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। वेई जुवान की रक्षात्मक कलाकृतियां उसे मैंने ही दी थी, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित रहे। लेकिन वह एक बच्चे की तरह था और वास्तव में दूसरों के साथ द्वंद्वयुद्ध करने के लिए कलाकृति की शक्ति का उपयोग करता था। ये वेई जुवान की गलती थी। इसके ठीक बाद एक गुस्से भरी आवाज तुरंत सुनाई दी, वेई जुवान, आपने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी और अपने वरिष्ठ भाई सू से अपने गलत कामों को स्वीकार क्यों नहीं किया? वेई जुवान बेहद चतुर था और उसने तुरंत सूम्यू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सीनियर सू, इस बार यह इस कनिष्ठ भाई की गलती थी और वह आपसे माफी मांगता है। वरिष्ठ भाई, आप महान क्षमाशील व्यक्ति हैं, इसलिए कृपया मेरे गलत कामों की परवाह न करें। सूम्यू ने अपनी उपेक्षा को बढ़ा चढ़ाकर बताया। लेकिन चूंकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई थीं, सुजुवान वो कुछ और कैसे कह सकती थी? ग्रैंड एल्डर ने कहा, वेई जुवान गलत था, लेकिन काई यांग ने नियमों का बड़ा उल्लंघन किया। हाथ में एक दिव्य हथियार लेकर उसने वेई जुवान को मारने की धमकी दी। यदि अनुशासनात्मक हॉल के शिष्यों ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मुझे डर है कि वेई जुवान पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते। ये बेहद बुरे इरादों से किया गया था, इसलिए काई यांग को तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौथे बुजुर्ग जोफी और पांचवें बुजुर्ग यूजेड दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि दूसरा बुजुर्ग ठठाकर हंसा। वेई जुवान ने नियम तोड़े और माफ करने के लिए केवल माफी मांगने की जरूरत थी, इस बीच काई यांग को सजा भुगतने की जरूरत है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वेई जुवान आपका पोता पहला भाई है, इसलिए उसे विशेषाधिकार प्राप्त हो सकते हैं? यदि यह मामला है तो हमारी महान एल्डर काउंसिल की स्काई टॉवर में कोई प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा कैसे होगी? वेई शीटोंग का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरे भाई, आपके शब्द चुभ रहे हैं। काई यांग के गलत कामों और वेई जुवान के गलत कामों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। वेई जुवान ने केवल खुद को बचाने के लिए रक्षात्मक कलाकृतियां पहनी थी, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। जबकि काई यांग के हथियार का इस्तेमाल हत्या के प्रयास के लिए किया गया था और भविष्य में कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए दूसरे भाई आपको अंतर देखने में सक्षम होना चाहिए। सुजुवानवू ने उत्तर दिया, मैं पहले भाई से पूछने का साहस करता हूं कि काई यांग को इस तथाकथित खजाने के साथ किसने देखा है।
यदि यह हथियार वास्तव में अस्तित्व में था तो अनुशासनात्मक हॉल के शिष्य इसे जब्त क्यों नहीं कर सके या काई यांग के शरीर पर क्यों नहीं पाए? ओल्ड फोर्ट, क्या आपके अनुशासनात्मक हॉल ने ऐसा कुछ पाए जाने की सूचना दी है? अनुशासनात्मक हॉल चौथे बुजुर्ग जोऊफी के अधिकार क्षेत्र में आया। जब उन्हें संबोधित किया गया तो उन्होंने केवल अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि यह नहीं मिला। उपस्थित कई शिष्यों की आंखों के नीचे उन सभी ने काई यांग को रक्तलाल ब्लेड पकड़े हुए देखा। ये निर्विवाद सत्य है। सू जुवानवू ठंडे स्वर में हंसा और फिर अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग करके उसने एक लंबी और पतली ब्लेड बनाई जिसमें पूरी तरह से वर्ल्ड क्यूई शामिल थी। हालांकि इसका रूप टिमटिमा रहा है, फिर भी आप इसकी शक्ति और महिमा को महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास भी कोई हथियार नहीं है? सू जुवानवू ने अपने सामने 3 विरोधी लोगों को देखकर मजाक उड़ाया। ये वर्ल्ड क्यूई का केवल बढ़िया उपयोग है, इसे एक हथियार के रूप में कैसे माना जा सकता है? 5वें बुजुर्ग यूजेडजेई ने हल्के से अपना सिर हिलाया। दूसरे भाई का मतलब है कि काई यांग, जो अभी शुरुआती तत्व तीसरे चरण में है, पहले से ही इस हद तक अपनी वर्ल्ड क्यूई का उपयोग कर सकता है। चौथे बुजुर्ग जोऊफी ने मुस्कुराहट के साथ सू हुआनवू को देखा। वह मुस्कुराहट नहीं थी। ये शब्द बड़े मजाक थे, क्योंकि केवल जब एक मार्शल अभ्यासकर्ता वास्तविक तत्व चरण तक पहुंच गया और उनकी विश्व क्यूई सच्ची क्यूई बन गई तो क्या वे अपनी क्यूई को एक ठोस पदार्थ में बनाने में सक्षम थे? जबकि काई यांग केवल प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण में था और उसके और वास्तविक तत्व चरण के बीच की दूरी 1800 ली की तरह थी। उसमें ये क्षमता कैसे हो सकती है? मैंने यह नहीं कहा कि उसकी विश्व क्यूई पर उसका नियंत्रण ऐसी स्थिति तक पहुंच गया था, लेकिन क्या मेरे साथी भाई भूल गए हैं कि मार्शल कौशल भी इसे संभव बना सकते हैं? सू शुवानवू ने जोर से चिल्लाकर कहा। असंभव। भले ही उसने इस तरह के एक अजीब मार्शल कौशल का उपयोग किया हो, एकमात्र प्रारंभिक तत्व तीसरे चरण का मार्शल व्यवसायी संभवतः कड़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल को नष्ट नहीं कर सकता है। वेई शीटोंग ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये केवल ये हो सकता है कि मेरे साथी भाई पिछले कुछ वर्षों में सत्ता छीनने में इतने व्यस्त रहे हैं कि आप समय के साथ नहीं चल सकते। ये शब्द सुनने में थोड़े अप्रिय थे और वेई शीटोंग का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। दूसरा, क्या आप वास्तव में उसका यांग की रक्षा करने पर जोर दे रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? सू जुवानवू अचानक उठ खड़ा हुआ। इस बार ये मामले, सरल शब्दों में, केवल युवा पीढ़ियों के बीच एक द्वंद्व है, लेकिन आपने इस तरह का उपद्रव पैदा करने पर जोर दिया। चूंकि आप आग्रह करते हैं तो मैं आपके अंतहीन कष्ट का मजाक उड़ाऊंगा। आप या तो काई यांग और वेई जुवान दोनों को दंडित करें, क्योंकि उन दोनों ने मेन गेट के नियमों को तोड़ा है, किसी को भी नहीं बख्शा है, या फिर यह मामला सुलझा हुआ माना जाएगा और कोई भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। वह नहीं कर सकता। वेई शीटोंग ने इस प्रस्ताव को एक ही बार में फटकार लगाई। यदि यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं तो काई यांग ने वास्तव में कड़ाई वाले क्लाउड लॉकिंग मेल को तोड़ने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में वह पहले से ही इतना निर्दयी है, इसलिए भविष्य में वह निश्चित रूप से गलत रास्ते पर भटक जाएगा। मेरे स्काई टावर पवेलियन में ऐसे लोग नहीं हो सकते। वह तो अभी आरंभिक तत्व अवस्था में है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि वह भविष्य में पतन की ओर गिरेगा या नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि पहला भाई भविष्य देख सके? दूसरा भाई। जैसे ही चौथे बुजुर्ग जोऊफी कुछ कहने ही वाले थे, सू जुवानवू के गुस्से से भरे चिल्लाने से उनकी बात रुक गई। जोऊफी की नाक पर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने उसे शाप दिया। ओल्ड फोर्ट हेड के एकांत में जाने से पहले उन्होंने तुम्हें अनुशासन हॉल का प्रभारी छोड़ दिया, और इन पिछले वर्षों में आइए देखें और अनुशासनात्मक हॉल ने क्या किया है। निष्पक्ष और न्यायसंगत वे कब से ऐसे हैं? यदि अनुशासनात्मक हॉल केवल शिष्यों को दबा सकता है और सत्ता संघर्ष में प्रवेश कर सकता है तो इसका आपके लिए क्या उपयोग है? कल मैं प्रमुख के पास जाऊंगा और उनसे आपको अनुशासनात्मक हॉल के कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए कहूंगा। क्या शो है? चौथे बुजुर्ग ने तब तक श्राप दिया जब तक उसकी आंखें क्रोध से फड़कने नहीं लगी, लेकिन वह अपनी कही किसी भी बात का खंडन नहीं कर सका और केवल अंदर ही अंदर गलत महसूस कर रहा था। दूसरा भाई, अगर मैं काई यांग को स्काई टॉवर से निकालने पर अड़ा हुआ हूं तो क्या होगा? वेई शीटोंग ने पूछा। उसका चेहरा गर्मी से रहित था। तुमने हिम्मत की। सू शुवानवू पीछे नहीं हटे। ठीक है, फिर हम उन नियमों का पालन करेंगे जो प्रमुख ने निर्धारित किए हैं और वोट द्वारा निर्णय लेंगे। यदि बड़े बुजुर्ग की राय जीतती है तो दूसरे भाई को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वह अपना हाथ उठाकर मतदान कर रहा है। सू जुवानवू जोर से हंसा। पहले भाई, आप वास्तव में नहीं सोचते कि मैं, सू जुवानवू, एक मूर्ख हूं, है ना? हाथ उठाकर वोट देना, क्या इसकी कोई जरूरत है? यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, फिर तुम्हें किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी? क्या आप मुखिया के नियमों को भी अपनी आंखों में नहीं रख रहे हैं? इस झगड़े से वेई शीटोंग भी नाराज हो गए थे। एल्डर हॉल के भीतर से धुआं उठ रहा था, इतना कि वह फूटने ही वाला था। अपने आप को शांत करो, तुम सब अपने आप को शांत करो और आओ और एक कप चाय पियो। सब लोग अपना दिमाग ठंडा रखें। तीसरे बुजुर्ग ने, जो अभी तक कुछ भी नहीं कह पाया था, अंततः हस्तक्षेप किया और उन सभी को जल्दबाजी में कार्य न करने की सलाह दी। तीसरा बुजुर्ग स्वभाव से सौम्य था और यद्यपि वह दूसरे बुजुर्ग के पक्ष में खड़ा था, लेकिन उसने किसी भी विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसका नाम बिल्कुल उसके तकिया कलाम से मिलता जुलता है। हे बेई शुई, एक कप चाय पी लो। जैसे ही बड़ों के बीच कोई मतभेद होता, वह हमेशा इसी तरह उनके बीच मध्यस्थता करते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि नतीजे बहुत बड़े नहीं थे। मैं नहीं पीऊंगा। पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग दोनों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखा, एक दूसरे का अनुपालन करने से इनकार कर दिया। तीसरा बुजुर्ग असहाय हो गया और केवल स्वयं इसका आनंद लेना जारी रख सका।
जैसे ही बुजुर्ग बहस कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, दरवाजे के बाहर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, इस शिष्य के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में उसे बड़ों को सूचित करना है। चौथे बुजुर्ग की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उन्होंने तुरंत कहा, अंदर आओ। जब बुजुर्ग चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे, शिष्यों ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। चूंकि कोई उन्हें परेशान करने आया था, तो ये स्काई टॉवर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। जब बड़ों को इसकी सूचना दी गई, तो उन्होंने क्षण भर के लिए अपना झगड़ा रोक दिया। जब वह शिष्य अंदर आया, तो चौथे अल-जोफी ने पूछा, क्या मामला है? बुजुर्गों को रिपोर्ट करते हुए, किसी ने जबरन स्काई टॉवर 1 जेल में प्रवेश किया है और का यांग, लीयुन तियान और को हंगामा करने से बचाया है। क्या? चौथा बुजुर्ग तुरंत वहीं खड़ा हो गया, जबकि अन्य बुजुर्ग भी उतने ही चौंके। वह कौन है जो इतना साहसी है कि उन्होंने उन्हें बचाने के लिए 1 जेल में हमला करने का साहस किया? स्काई टॉवर के उस शिष्य ने उत्तर देने की हिम्मत नहीं की और केवल अपना सिर उठा सका और डरपोक दृष्टि से देखता रहा। सुजुवानवू का दिल जोर से धड़क उठा और उसे अचानक एक बुरा अंदाजा हुआ। इस सब से बड़े बुजुर्ग को पता चल गया कि क्या हुआ था और वह शिष्य को निर्देश देने से पहले तुरंत शांत हो गए। तुम बोलो। ये सुयान है, वरिष्ठ बहन सू। एक बार जब वे शब्द बोले गए, तो सबसे बड़े बुजुर्ग की मुस्कान बहुत बढ़ गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे बुजुर्ग और पांचवें बुजुर्ग ने भी सुजुवानवू को अजीब तरह से देखा, जबकि तीसरा बुजुर्ग अपनी चाय पीता रहा। सुजुवानवू की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही। गुस्से में आकर वह अपने दांत पीसना बंद नहीं कर सका। वह चिल्लाया, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा? वह व्यक्ति जिसने फॉरेस्ट जेल में बंदी बनाया था, वह वास्तव में सुयान था। वह अनुशासनात्मक शिष्य इतना डरा हुआ था कि वह बिना रुके काम रहा था और तुरंत उत्तर दिया। इस शिष्य ने इसे दिन की तरह स्पष्ट देखा। मैं वरिष्ठ बहन सुयान के नाम और प्रसिद्धि के बारे में स्पष्ट रूप से जानता हूं और यदि दूसरी बड़ी बहन मुझ पर विश्वास नहीं करती है, तो आप स्वयं देखने के लिए यात्रा कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। सुजुवानवू ने अपना हाथ लहराया और आध्यात्मिक यात्रा पर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वन कारागार में पहुंचा और उसे बर्फ जैसी ठंडी ठंड महसूस हुई। इस प्रकार की ठंडक सुयान के अलावा पूरे स्काई टॉवर में किसी और के पास नहीं थी। ये लड़की वास्तव में स्थिति की गंभीरता को नहीं जानती थी, बहुत लापरवाह। दूसरा भाई, आप इस स्थिति को कैसे देखेंगे? सबसे बड़े बुजुर्ग ने बहुत बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। चाय का कप पकड़कर वह उसके शरीर में वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने पूछा तो वह शांत और शांत था। उस समय सबसे बड़े बुजुर्ग काफी शांत थे। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को जीतने की अनुमति देने से इनकार कर रहे थे, तो यह घटना एक पक्ष को जीतने की अनुमति देने वाली कुंजी होगी। वन कारागार किस प्रकार का स्थान है? ये वह स्थान था जहां गलत कार्य करने वाले शिष्यों को स्काई टॉवर में रखा गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काई यांग ने कोई गलत काम नहीं किया था। अगर उसे वहां बंद कर दिया गया था, जब तक कि उचित समाधान नहीं हो जाता, वह वहां से नहीं निकल सकता था। लेकिन अब यह बहुत अच्छा था। सुयान ने उस जगह पर धावा बोल दिया था और उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। क्षणिक प्रेरणा से लिया गया निर्णय। नतीजा ये हुआ कि उसने जाकर स्काई टॉवर में एक बड़ा नियम तोड़ दिया। अगर इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, तो सुयान को भी दंडित करना होगा। वेई शीटोन को पता था कि सुजुवानवू निश्चित रूप से सुयान को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं देगा। चूंकि यह मामला था, उसे एक कदम पीछे हटना चाहिए और उसे चेहरा देना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से यह इस आधार पर होगा कि वह था का यांग से निपटने की अनुमति। अब जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो इन 5 बुजुर्गों में से कोई भी किसी अन्य तरीके से का यांग से संबंधित नहीं था। आज तक स्काई टॉवर के नेतृत्व को लेकर लड़ते हुए उन्होंने जो बड़ा उपद्रव किया था, वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए था। अब बड़े बुजुर्ग को लगा कि वह ये लड़ाई जीत जाएंगे। यदि यह मामला फैलाया जाता, तो सभी शिष्य सोचते कि उनका गुट स्काई टॉवर में सच्चा निर्णय लेने वाला गुट होगा और फिर उनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सुजुवानवू का चेहरा लाल हो गया और नाराजगी भरे स्वर में कहने से पहले उसकी अभिव्यक्ति काफी देर तक संघर्ष करती रही। हालांकि पहले भाई इससे निपटना चाहता है, फिर आप इससे निपटेंगे। चूंकि सुजुवानवू को मानने के लिए मजबूर किया गया था, तो वह उनसे आगे झगड़ा करने का मन कैसे बना सकता था? सुयान को दंडित न करने के लिए कायांग की बलि दी जानी चाहिए। जहां पहाड़ियां हरी भरी होंगी, वहां जलाने के लिए लकड़ियां होंगी। भविष्य में बदला लेने का मौका हमेशा रहेगा। बूढ़ा भूत। जैसे ही सुमू ने ये शब्द सुने, उसकी आंखें खुल गईं और उसने अविश्वास से सुहुआनवू की ओर देखा। आपने मुझे क्या कहा था? सुजुवानवू गुस्से में भड़क उठा, जैसे वह अपने भाई बहनों से बात कर रहा हो। दादाजी, आप ऐसे नहीं हो सकते। सुम्यू ने तुरंत खुद को सुधारा। आपको इस मामले में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। सुशुवानवू ने उसे घूर कर देखा। बड़े भाई काई ने मेरी जान बचाई है, आप उसकी परवाह नहीं कर सकते। यदि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, तो यह अत्यधिकृत घनता है। तुम चुप रहो। इस सारी बातचीत के कारण सुजुवानवू का चेहरा लाल हो गया था और यद्यपि वह सैकड़ों अलग अलग तरीकों से अनिच्छुक था, फिर भी वह चाकू के नीचे था और उसे यह खिलाया गया था। वह क्या कर सकता था? सुम्यू के बगल में एक कीड़े की तरह बकबक करने के साथ सुजुवानवू का हाथ हवा में उछल गया। इसके तुरंत बाद सुम्यू एक मूर्ति की तरह जम गई। न तो हिल पा रही थी और न ही बोल पा रही थी, केवल सुन पा रही थी। जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक प्रतीक्षा करें ताकि मैं आपसे निपट सकूं। सुजुवानवू के नथुने गर्मी और गुस्से से भड़क उठे। वह बड़े बुजुर्ग ने संतोष से हंसते हुए कहा, चूंकि दूसरे भाई को कोई आपत्ति नहीं है, तो यह इसी तरह तय हो जाएगा। समाप्त करते हुए उसने शिष्य की ओर देखा जो अभी भी वहीं खड़ा था। यह आदेश भेजो। ट्रायल शिष्य का यांग ने बार बार मेन गेट के नियमों को तोड़ा है। उसकी हरकतें क्रूर हैं, इसलिए अनुशासनात्मक हॉल उसे पकड़ लेगा और हेड के वापस लौटने तक वन जेल में कैद कर देगा।
उसकी सजा तय करो। जहां तक सुयान का सवाल है, चूंकि वह युवा और अज्ञानी है और यह उसका पहला अपराध भी था, हम इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। मेरे साथी भाई इसके बारे में क्या सोचते हैं? दूसरे बुजुर्गों को कैसे आपत्ति हो सकती थी? तो फिर जाओ। उसके हाथ हिलाते ही एक ऑर्डर टैबलेट उड़कर अनुशासन हॉल के शिष्यों के हाथों में चला गया। एल्डर कमांड, इस टैबलेट को देखना स्वयं उस व्यक्ति को देखने के बराबर था। इस ऑर्डर टैबलेट के साथ सुयान अब लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, अनुशासन कक्ष के उस शिष्य ने आदेश प्राप्त किया और तेजी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की ओर से एक खून जमा देने वाली चीख आई और किसी के जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बुजुर्गों के चेहरे काफी बदल गए और जैसे ही वे ये जानने के लिए खड़े हुए कि क्या हुआ, एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही बड़ों के पास ऐसी शक्ति होती है। आवाज़ गूंजी, इतने में एक दुबला पतला सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर चला आया। जब वह अंदर चला गया तो वह उस शिष्य को भी ले जा रहा था जो अभी अभी निकला था, लेकिन वह बेहोश हो गया था। यहाँ तक कि बड़ों को भी इस बूढ़े ने दबा दिया था। वह आदमी घुटनों के बल बैठे वेई जुबान और सूम्यू के पास गया और लापरवाही से अपना एक पैर उठाया और वेई जुबान को लात मारकर किनारे कर दिया। जाओ जाओ, रास्ता मत रोको। वेई जुबान का शरीर उड़ गया क्योंकि वह बुरी तरह विलाप कर रहा था। एल्डर हॉल में सभी 5 एल्डरों के चेहरे बिना रुके बदल रहे थे और वेई शीटोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस व्यक्ति से कहा, कोषाध्यक्ष मेंग। जो व्यक्ति अभी अभी आया था वह वास्तव में कंट्रीब्यूशन हॉल का मेंग हुआ था। इस व्यक्ति के बारे में बोलते हुए सभी 5 बुजुर्ग भ्रमित हो गए। करीब 10 साल पहले ये शख्स स्काई टावर में अचानक प्रकट हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि हेड के साथ उनका क्या रिश्ता था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने स्काई टावर में रहना शुरू कर दिया था और कंट्रीब्यूशन हॉल के प्रभारी थे। कई बार उन्होंने सर से उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे भ्रमित और बिना जवाब के रह गए। लेकिन सभी 5 बुजुर्गों को पता था कि यह व्यक्ति एक विशेषज्ञ था। वे ये भी जानते थे कि वह उनके सिर के नीचे था। सौभाग्य से इस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं था और उसने अपना स्थान जानते हुए केवल योगदान हॉल के अंदर अपने दिन बिताए। इस वजह से उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वह बिन बुलाए ही इस जगह आ गया था। वेई शीटोन को हल्का सा एहसास हो रहा था कि जब वह इस कोषाध्यक्ष मेंग का सामना कर रहा था तो उसे जो दबाव महसूस हुआ वह उस समय की तुलना में अधिक मजबूत था जब वह उनके प्रमुख का सामना कर रहा था। अपनी मुस्कुराहट के बीच वेई शीटोंग ने बोलना शुरू किया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोषाध्यक्ष मेंग मेरे एल्डर हॉल में क्यों आए हैं? मेंग वुया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराया और सु शुवानवू की ओर देखा। सु जुवानवू काफी उलझन में था, सोच रहा था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेहरे पर फूल उगने लगे थे, अन्यथा वह उसे क्यों देखता। आपको लगता है कि आपका निर्णय सही है? मेंग वुया ने अचानक सवाल किया। क्या? सु जुवानवू ने शून्यता से देखा। सुयान को बचाने के लिए कायान का बलिदान देना, क्या आपको लगता है कि आपकी पसंद सही है? कोषाध्यक्ष मेंग ने हल्के से हंसने से पहले पूछा। सु जुवानवू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने सोचा कि वह उसकी आलोचना करने आया है। मेंग वुया ने जारी रखा, यदि ऐसा है और आप ऐसा करते हैं और वास्तव में सुयान को उसकी दुर्दशा से बचाते हैं, तो जब उसे अपनी सुरक्षा का कारण पता चलेगा तो वह क्या सोचेगी? सु जुवानवू ने स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए अपने माथे से पसीने की बूंदें गिरने से पहले एक टक आगे की ओर देखा। यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो आप केवल उसके दिल में आंतरिक राक्षस अपराध पैदा करते हैं। वह इस हॉट सीक्रेट्स में प्रशिक्षण लेती है, इसलिए यदि ये राक्षस अपराध वास्तव में सामने आए तो किसी और से अधिक आपको परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। मेंग वुया ने सु हुआनवू के कानों में फुसफुसाया, जबकि उसे लगा जैसे वह बिजली की चपेट में आ गया हो। उसके भीतर बहुत पश्चाताप की भावना पैदा हुई। उन्होंने केवल अल्पकालिक लाभों के बारे में सोचा था और सुयान के लिए इसके विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभावों को देखने में असफल रहे। सच है कि कायान की बलि देकर वह सुयान को बचा लेगा, लेकिन जब तक वह जीवित थी वह हर दिन सोचती थी कि वह कैसे बच गई और यह सब कायान की कड़ी मेहनत से कैसे हुआ। बहुत देर तक विचार करने पर वह ग्लानि से पीड़ित हो जाएगी तो उसकी साधना कैसे उठेगी। कोषाध्यक्ष मेंग को उनके संकेत के लिए बहुत धन्यवाद, सु शुवानवू ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, मेंग वुया ने हल्के से हंसते हुए कहा, भले ही मैंने यह नहीं कहा होता, फिर भी तुमने इसके बारे में सोचा होता। बात सिर्फ इतनी है कि आपने इसके बारे में बाद में ही सोचा होगा। बड़े बुजुर्ग एक और खड़े थे, उनका चेहरा पड़ा नहीं जा रहा था। इतने समय के बाद बड़ी मुश्किल से वह अंततः अपने दूसरे भाई पर बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही चीजें उसके रास्ते में आने वाली थीं, कोषाध्यक्ष मेंग प्रकट हुए। उनके कुछ ही शब्दों के साथ उनका दूसरा भाई स्वेच्छा से अपना सफेद झंडा कैसे उठाना जारी रख सकता है। सुयान की भविष्य की संभावनाओं के लिए वह निश्चित रूप से इस बार हार नहीं मानेगा। यह महसूस करते हुए वेई शीटोन का चेहरा उतर गया। कोषाध्यक्ष मेंग, ये स्काई टावर का एल्डर हॉल है, कोई भी, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी, बिना परमिट के यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि आप जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं। उद्धरण चिन्ह। मेंग वुया ने केवल उसकी ओर देखा, चुपचाप पीछे हट गई। फिर उसकी आकृति अचानक चमक उठी और एल्डर हॉल में सबसे ऊंचे स्थान पर फिर से प्रकट हो गई। साहसी, वेई शीटोंग जोर जोर से चिल्लाए, जबकि अन्य कुछ बुजुर्गों के चेहरे गुस्से से तीखे थे। वे सभी मेंग वुया को निर्दयी चेहरों से देख रहे थे। उनका मुद्दा व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं था, बल्कि इस तथ्य के कारण था कि सीट स्काई टावर के प्रमुख की थी और प्रमुख के अलावा किसी के पास वहां रहने की योग्यता नहीं थी। भले ही ये साथी बुजुर्ग वर्षों से एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, यहाँ तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग ने भी उस पद पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब अज्ञात मूल के कंट्रीब्यूशन हॉल के एकमात्र कोषाध्यक्ष ने उस स्थान पर जाने का साहस किया। ये साथी बुजुर्ग क्रोधित कैसे नहीं हो सकते थे? ये पूरे स्काई टावर का अपमान था।
वह हर कोई कृपया गुस्सा न करें। मेंग हुआ उदासीनता से हंसा और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उसने कहा, मैं यहाँ आपके सिर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और केवल एक संदेश देने के लिए यहाँ हूँ। प्रमुख का प्रतिनिधित्व। पांचों बुजुर्ग एक साथ चिल्लाए। हाल के वर्षों में भले ही वे 5 बुजुर्ग हों जो उनसे मिलना चाहते थे, यह आसमान तक पहुंचने के बराबर था, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कोषाध्यक्ष मेंग उनसे मिल पाएंगे। और उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि आज की घटनाओं के कारण वह कुछ बातें कहना चाहता था। आखिर यह है क्या, एक सामान्य दिन में भले ही चीजें उलटपुलट हो जाएं, प्रमुख हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने इसमें हस्तक्षेप क्यों किया जब यह युवा पीढ़ी का एक छोटा सा विवाद था? ये क्या है, ये तो आप सबको पहचानना चाहिए ना। मेंग हुआ के हाथ में बैंगनी रंग का जेड पेंडेंट था। सिर का पेंडेंट। यह जेड पेंडेंट स्काई टॉवर मंडप का प्रतीक था और इसका नकली होना बिल्कुल असंभव था। चूंकि आप जानते हैं, यह अच्छा है। मेंग हुआ धीरे से मुस्कुराए। वेई शीटोंग ने विचारशील स्वर में पूछा, क्या मैं ये पूछने का साहस कर सकता हूं कि प्रमुख आपको क्या निर्देश देना चाहते थे? भले ही हेड को स्काई टॉवर से संबंधित किसी भी मामले का प्रबंधन किए हुए 10 साल हो गए हों, लेकिन उनके पद की प्रतिष्ठा और शक्ति थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई थी। मेंग हुआ ने उत्तर दिया, आपके प्रमुख ने कहा, आपने बड़ी चीजों को छोटा बना दिया है और छोटी चीजों को बड़ा बना दिया है। ये सभी चीजें इसमें शामिल लोगों के नाम के कारण हैं। पुरानी पीढ़ी के रूप में क्या आपको युवा पीढ़ी की समस्याओं में हस्तक्षेप करने में शर्म नहीं आती? तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो। वेई शीटोंग हैरान रह गए और अंततः लंबे समय के बाद बोले, हेड। हेड ने वास्तव में ऐसा कहा था? ओह, वह आखिरी हिस्सा मेरे शब्द थे। आपके हेड ने केवल पहला भाग ही कहा था। मेंग हुआ ने उदासीनता से उत्तर दिया। पांचों बुजुर्ग इस हद तक क्रोधित थे कि वे खून थूकना चाहते थे। ये डांट सचमुच जोरदार। ये वास्तव में अच्छा नहीं था। इसके अलावा कायान पहले ही प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसे एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। आखिरकार उसके परीक्षण शिष्य का दर्जा बरकरार रखना अच्छी बात नहीं है। ये भी आपके शब्द हैं? वेई शीटोंग ने काफी संदेह के साथ पूछा। यह आपके प्रमुख ने कहा था। मेंग हुआ बहुत हंसी, चूंकि मैंने ये शब्द पहले ही प्रसारित कर दिए हैं तो अब मैं आप सभी को छोड़ दूंगी। इन शब्दों के साथ वह अपने स्थान से नीचे चलने लगे। पांचों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों से एक दूसरे को संकेत दिया। जब हेड ने अपनी बात पहले ही कह दी थी तो चर्चा करने के लिए और क्या बचा था, क्योंकि यह वास्तव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उन सभी ने अपने अपने उद्देश्यों के कारण इतना उपद्रव मचाया, इसलिए पीछा न करना क्या यह एक सरल कार्य नहीं होगा? सुजुआन वू ठंडे स्वर में हंसा और बाहर जाने से पहले अपने हाथ हिलाए। हेड के आदेश से उसे अब और झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं रही और जब वह हॉल के नीचे पहुंचा तो उसने सुम्यू को उठाया और तेजी से चला गया। दूसरे बुजुर्ग के चले जाने के तुरंत बाद तीसरे बुजुर्ग हेबेई शुई ने भी एल्डर हॉल में केवल बड़े बुजुर्ग के गुट को छोड़कर खुद को माफ कर दिया। पांचवें बुजुर्ग यूजेडजेई, पहले भाई, कुछ ठीक नहीं है। आज की घटनाएं उतनी बड़ी नहीं थीं, फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। क्या इसमें किसी तरह की साजिश हो सकती है? चौथे बुजुर्ग ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रमुख हमें चेतावनी भेजना चाहते थे कि वह अभी भी स्काई टॉवर पर नजर रख रहे हैं? ये भी छिपा हुआ अनुमान था जो बड़े बुजुर्ग ने लगाया था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब जब किसी और ने इसे आवाज़ दी थी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। चाहे कुछ भी हो, हमें एक कदम पीछे हटना चाहिए और भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हमें सावधान रहना चाहिए और अधिक सावधान रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं और हेड के इरादे की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हेड वास्तव में क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर उसके मन में एकांत छोड़ने और स्काई टावर पर कब्जा करने के बारे में कोई विचार है तो मुझे सहायक बनना होगा, लेकिन अगर उसने केवल क्षण भर के लिए कार्रवाई की है तो स्काई टावर में यह आगे जारी नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वास्तव में कार्यभार संभाल सके। ये सही है, लेकिन हमें इसकी जांच कैसे करनी चाहिए? चौथे बुजुर्ग ने धीरे से पूछा। क्या प्रमुख ने उसका यान को एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत करने के लिए नहीं कहा था? तुम्हें उससे भी कुछ हासिल हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि चौथे बुजुर्ग और पांचवें बुजुर्ग दोनों को अचानक एहसास हुआ। फॉरेस्ट जेल, सुयान, जी होंगचेन और बाकी लोग अभी भी आमने सामने थे, कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये स्थिति पूरे 30 मिनट तक बनी रही। सुयान के चारों ओर ठंडी हवा बहुत तेज हो गई थी। यदि ये तथ्य नहीं होता कि काई यांग ने जो मार्शल कौशल विकसित किया था वह उसके आइस हॉट सीक्रेट्स को दबाने के लिए हुआ था, तो शायद वह बहुत पहले ही बर्फ की मूर्ति बनने के लिए जम गया होता। जैसे ही वे गतिरोध में बने रहे, एक अनुशासनात्मक हॉल का शिष्य दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, बड़े बुजुर्ग ने आदेश भेजा है, उन्हें रिहा कर दो। क्या जी होंगचेन मूर्ख बन गया? उस अनुशासनात्मक हॉल शिष्य ने अपने चेहरे पर कटु भाव के साथ जारी रखा, वरिष्ठ भाई जी, बड़ों ने पहले ही कहा है कि आज के मामले यही समाप्त होते हैं और कोई भी आगे की जांच नहीं करेगा या आपको स्कूल के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। जी होंगचेन ने कायान को जहरीली नज़र से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर सुयान ने हमला करना शुरू कर दिया था तो उसे कायान को बाहर निकालने का बहाना मिल सकता था, लेकिन सुयान ने उसे कभी वह अवसर नहीं दिया और बड़ों का आदेश सुनकर वह जानता था कि कायान को बाहर निकालने का उसके पास अब कोई मौका नहीं है। दुख में अपने दांत भींचते हुए जी होंगचेन गुस्से में चिल्लाया, उन्हें रिहा करो। सुयान ने कायान का समर्थन करना जारी रखा, जबकि धीरे धीरे ली युनतियान और अन्य को बाहर ले जाया गया। जी होंगचेन की जटिल नज़र के तहत वे धीरे धीरे चले गए। अध्याय 78 भावना, तीसरा भाग। लेखक का नोट, इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। एक अध्याय जारी करने के लिए मुझे वास्तव में इसे 3 बार करने की आवश्यकता थी।
मैं नहीं जानता कि यह संभव है, लेकिन एक किताब में एक बार कहा गया था कि 10-8 शब्द चीज़ों को पूरा करने और उसे सामंजस्यपूर्ण बनाने में सक्षम हैं। मैं बस इस अध्याय को समाप्त करना चाहता हूँ, अन्यथा मैं खून उगलना शुरू कर दूंगा। युवा शिष्यों के बीच इस बड़े पैमाने की लड़ाई पर पर्दा अजीब तरह से बंद हो गया। बहुत से लोगों को लगा कि यह असामान्य है, खासकर इसलिए क्योंकि यह बिना किसी स्पष्टीकरण के हुआ। इस बार की लड़ाई में कई लोग शामिल थे। अनुशासन हॉल ने सुयान को घेरने और रोकने के लिए 100 से अधिक शिष्यों को भेजा, जिसने केवल उसकी शक्ति की पुष्टि की। जबकि अन्य व्यक्ति शामिल था, कायान कई शिष्यों के लिए जाना जाने लगा जो इसमें शामिल थे और जो सुयान के साथ उसके रिश्ते से ईर्ष्या करते थे। कुल मिलाकर उनके बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ीं। इन अफवाहों का विषय कायान गहरी नींद में था। फॉरेस्ट जेल से निकलने के ठीक बाद कायान तुरंत सोने चली गई। जब उन 5 अनुशासनात्मक हॉल शिष्यों द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से मारपीट की गई, हालांकि वे गंभीर नहीं थे, फिर भी वे काफी कठोर थे। यदि यह विकट स्थिति न होती तो कायान का बहुत पहले ही पतन हो गया होता। स्थिति सुलझ जाने और दिल में कोई चिंता न होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपना समर्थन जारी रखने में असमर्थ होगा। जब वह जागा तो कायान ने खुद को एक अज्ञात बिस्तर पर पाया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसने कमरे के चारों ओर देखा और खुद को एक बेहद खूबसूरत लेकिन साधारण कमरे में पाया, जिसमें बहुत अधिक फर्नीचर नहीं था और काफी एकांत जगह पर था। ये बिल्कुल ब्लैक विंग ट्रेड में सुयान के घर जैसा था। उठने की जद्दोजहद करते हुए उसने जो शोर मचाया उससे बाहर के लोग सतर्क हो गए। तो कुछ देर बाद सुम्यू ने भावुक चेहरे के साथ धक्का देकर दरवाजा खोला। ली युनतियान और अन्य लोग भी उपस्थित थे और जैसे ही सुम्यू अंदर आए, उन सभी ने राहत की दृष्टि से कायान को देखा। बड़े भाई काय, आप कैसा महसूस करते हैं? सुम्यू ने उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हुए पूछा। मैं अब ठीक हूँ। कायान ने अपनी वर्ल्ड क्यूई पर काम करना शुरू किया और पाया कि कोई वास्तविक समस्या नहीं थी, उन्हें बस कुछ दिनों के लिए आराम करने की जरूरत थी। इस बार वरिष्ठ भाई ने मुझे बचा लिया। सुमू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुम्यू ने कुछ अजीब तरीके से उत्तर दिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कायान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाते हुए उत्तर दिया। और ठीक है, मेरे परिवार के पुराने भूत ने मुझे आपको ठीक करने और बेहतर खेती करने में मदद करने के लिए ये गोली दी थी। सुम्यू ने 10 बोतलें निकाली और उन्हें बेडसाइड टेबल पर एक साथ रख दिया। दूसरा बुजुर्ग। कायान आश्चर्यचकित थी। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। इस बार आपको भारी चोटें आई, इसलिए आपको ठीक से आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। फिर कनिष्ठ भाई, कृपया दूसरे बड़े को धन्यवाद देने में मेरी मदद करें। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। सुमू ने अपना हाथ लहराया, इससे पहले कि उसके चेहरे पर रोष की लहर दिखाई दे। इस बार सुजुवान वू ने सोचा कि उसने वास्तव में कायान के साथ बुरा व्यवहार किया है। यही कारण है कि उसने उसे इतनी सारी अमर गोलियां दी। यदि कोषाध्यक्ष मेंग का समय पर आगमन और प्रमुख के आदेश की घोषणा नहीं होती तो उन्हें कायान का बलिदान देना पड़ता। सुम्यू चीजों को संभालने के तरीके से नाराज थी और विशेष रूप से कायान को इतनी सारी गोलियां देना चाहती थी। वरिष्ठ बहन सुयान के बारे में क्या? कायान ने प्रश्न करते हुए अपना सिर घुमा लिया। सुम्यू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने पहले ही ली युनतियान और अन्य लोगों से कायान के कारनामों के बारे में सुन लिया था। उसे डर और सम्मान दोनों महसूस हुआ, क्योंकि जब वह छोटा था तब से लेकर अब तक सुयान को कभी भी बड़ी बहन की तरह महसूस नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मां की तरह महसूस हुआ था। सुयान के सामने उसने कभी भी एक गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस वरिष्ठ भाई काई को देखकर उसका साहस चरम पर था। उसने वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ने और ऐसे साहसी शब्द कहने का साहस किया। और बाद में उसकी इस बहन ने कुछ नहीं किया। न केवल उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने वास्तव में उसके लिए अपने घर में आराम करने की व्यवस्था की। कार्रवाई का यह तरीका बिल्कुल अविश्वसनीय था। पिछले 2 दिनों में जब कायान बेहोश थी, सुम्यू ने अपने दिमाग पर जोर डाला था, लेकिन वह अभी भी कोई व्यवहार्य सिद्धांत नहीं दे सके। क्यों? वह ऐसा क्यों करेगी? वरिष्ठ भाई काय। सुम्यू ने गहरी सांस ली और कायान की पीठ थपथपाए। थोड़ी देर बाद अपने शब्दों पर ध्यान से विचार करने के बाद उन्होंने अंततः कहा, दुख। प्राचीन काल से सुंदर फूल अक्सर पानी छोड़ देते थे और क्रूर कार्य करते थे। वरिष्ठ भाई काय, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। कायान चौंक गया और थोड़ी देर बाद तक वह सूखी हंसी नहीं छोड़ सका। वह जानता था कि सुम्यू ने उसे गलत समझा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाया जाए और वह केवल पूछ सकता था, वह कहाँ है? इस बार ये सब उसके महत्वपूर्ण समय पर पहुंचने और उसे बचाने के लिए धन्यवाद था कि वह ठीक था, अन्यथा उसे लकड़ी की झोपड़ी में उन अनुशासनात्मक हॉल शिष्यों को मारने के लिए अपने यान लिक्विड का उपयोग करने की आवश्यकता होती। लेकिन उन शिष्यों का सामना करते हुए उसे यकीन नहीं था कि वह वास्तव में आवश्यक हत्याओं को अंजाम देने में सक्षम होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर वह उस रास्ते पर चलता तो छूट की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको यहाँ बसाने के बाद उसने ब्लैक विंग ट्रेड छोड़ दिया? सुमू ने उत्तर दिया। जब बड़ी बहन चली गई तो उसने कुछ कहा? कायान थोड़ा सशंकित थी। मूल रूप से उसने सोचा कि सुयान उसके साथ बात करना चाहेगी, क्योंकि उसने जो कार्रवाई की वह थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। कुछ नहीं, सुम्यू ने उत्तर में धीरे से अपना सिर हिलाया। कायान ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। ये वरिष्ठ बहन वास्तव में प्रभावित नहीं हुई। जब बात उसकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी की थी तो उसने वास्तव में जटिलताओं के बारे में, सच्चाई के बारे में कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। ये शब्द कहने के बाद सुमू चली गई। बिस्तर पर लेटे हुए कायान ने इस पर अधिक विचार नहीं किया, क्योंकि चीजें पहले ही इस बिंदु तक पहुंच चुकी थीं। अब इसके बारे में सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक वैसे ही जैसे सुमियो उन अमर गोलियों को ले आया, अब वह वास्तव में जा सकता है और परीक्षण कर सकता है कि उसका सिद्धांत सही था या नहीं। इन गोलियों में से आधी गोलियां उपचार के लिए थीं जबकि बाकी आधी गोलियां उपचार के लिए थीं। उन्हें एक साथ जोड़ने पर उनका मूल्य बिल्कुल भी छोटा नहीं था। काई यांग ने पहले कुछ उपचारात्मक गोलियां लीं, फिर उसने अपनी सच्ची यांग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। इससे गोलियों को भूलने में मदद मिली और उसे अपने शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को महसूस करने में मदद मिली। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन उपचारात्मक गोलियों का प्रभाव काफ़ी अच्छा था। उसने महसूस किया कि गोलियां उसकी शिरोबिंदु के भीतर काम कर रही हैं और थोड़ी देर बाद उसे अपनी चोटों की स्थिति में एक आरामदायक अनुभूति का प्रवाह महसूस हुआ। इस बीच दर्द की भावना सुस्त हो गई, लेकिन काई यांग को महसूस हो रहा था कि उसके घावों को ठीक करने और उसकी शिरोबिंदु में प्रवेश करने के अलावा ऊर्जा का एक हिस्सा उसकी हड्डियों में भी प्रवेश कर गया था। यह महसूस करते हुए काई यांग की भौहें ऊपर उठ गईं और उसने अपने संदेह की पुष्टि की। एक बार अपने अनुमान की पुष्टि करते हुए काई यांग ने पूरा दिन सभी प्रकार की गोलियां खाकर बिताया। अंतिम परिणाम स्पष्ट था, उसका सुनहरा कंकाल वास्तव में अन्य प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और केवल यांग प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करेगा। प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश करने से बहुत पहले ही उन्होंने ये परिकल्पना कर ली थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। ट्रू यांग टैक्टिक्स निस्संदेह एक विशेष और शक्तिशाली कौशल था जो उसे यांग ऊर्जा को अंतहीन रूप से अवशोषित करने की अनुमति देता था, और जब युद्ध में उपयोग किया जाता था तो इसकी मारक शक्ति बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इस कौशल में एक बड़ी खामी थी, वह ये थी कि इसकी खेती की स्थितियां बहुत सख्त थीं। खेती करने के लिए आपको यांग प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। मूल रूप से वह चिंतित था कि वह पर्यावरण से प्रभावित होगा, लेकिन अब उसके सुनहरे कंकाल की दबंग शक्ति के साथ उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जब यांग ऊर्जा थी तो वह सच्ची यांग रणनीति के साथ खेती करेगा, जब कोई नहीं थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सुनहरा कंकाल नकचड़ा नहीं था और सभी प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार कर लेता था। दोनों विकल्प उपलब्ध होने से उसे अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि यांग ऊर्जा मौजूद नहीं होने पर उसकी खेती बाधित होगी। यह ऊर्जा सुनहरे कंकाल द्वारा अवशोषित की जा रही थी और बाद में जब वह युद्ध करता था तो कंकाल उसे ऊर्जा वापस दे देता था जिससे वह शक्ति प्राप्त कर सकता था। काई यांग को हल्का महसूस हुआ कि उसके सुनहरे कंकाल और सच्ची यांग रणनीति के बीच कुछ अवर्णनीय संबंध था, लेकिन वह रिश्ता क्या था इसके बारे में वह बहुत स्पष्ट नहीं थे। जब तक काई यांग ठीक होकर दोबारा होश में आई तब तक उसे काफ़ी डरा दिया गया था। उसकी सूचना के बिना उसने वास्तव में गोलियों की 5 बोतलें इस्तेमाल कर ली थीं। प्रत्येक बोतल में 10 गोलियां थीं। दूसरे शब्दों में उसने 50 गोलियां खा ली थीं। वे उतनी उच्च गुणवत्ता वाली नहीं थीं, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति इतनी सारी गोलियां खा ले तो उसका शरीर इसका समर्थन करने में असमर्थ होगा। हालांकि वह अभी भी बिल्कुल ठीक थे और उनकी चोटें काफ़ी हद तक ठीक हो गई थीं। अंधेरे में उसकी आंखों में एक धीमी रोशनी दिखाई दे रही थी। बाकी 7-8 अलग अलग तरह की गोलियां देखकर उसे एक अजीब सी तरकीब सूझी। एक बार जब यह विचार बन गया तो वह इसे दबाने में असमर्थ रहे। इस पर विचार करने के बाद काई यांग ने अंततः जुआ खेलने का फैसला किया। उसने एक बोतल उठाकर उसे खोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपचार की गोलियां थीं या खेती की गोलियां। उसने बोतल की पूरी सामग्री अपने मुंह में डाल ली। फिर उसने दूसरी बोतल ली और उसके मुंह में डाल दी। एक बार जब सभी बोतलें खाली हो गईं तो काई यांग ने लापरवाही से उसके मुंह के अंदरूनी हिस्से को चाटा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति ये दृश्य देख ले तो उसकी पैंट में पेशाब आ जाए। हालांकि ये गोलियां जहरीली नहीं थीं, फिर भी आप उन्हें उस तरह नहीं खा सकते जैसे आप फलियां खा रहे थे। किसी को पता होना चाहिए कि सभी दवाओं में जहर होता है, और चाहे किसी भी प्रकार की गोली हो, हमेशा एक अंतिम सीमा होती है। यदि आप इस सीमा को पार करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य, खेती और यहाँ तक कि आपकी नींव के लिए हानिकारक साबित होगा। लेकिन उस थोड़े से समय में काई यांग ने वास्तव में 7 या 8 अलग अलग प्रकार की अमर गोलियां निगल लीं। अपने होठों को थपथपाते हुए काई यांग को महसूस हुआ कि विभिन्न प्रकार की कमजोर औषधीय ऊर्जा के टकराने से उसका पेट फूल रहा था और फट रहा था। थोड़ी देर के बाद विभिन्न ऊर्जाएं एक साथ एक भयानक ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं। काई यांग इसके लिए तैयार थी और उसने तुरंत ट्रू यांग रणनीति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। ऊर्जा एक बाढ़ वाले अजगर के समान थी जो जाल से मुक्त होकर उसके पेट में घूम रहा था। इससे काई यांग धीरे से कराहने लगा क्योंकि उसे लगा कि उसके पेट का हिस्सा फट रहा है। ट्रू यांग टैक्टिक्स की घूमने की गति इतनी तेज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकर्षण बल मौजूद था। 7-8 अलग अलग गोलियों से एकत्रित ऊर्जा में एक प्रकार का आकर्षण बल था जो उन्हें धीरे धीरे उसके मेरिडियन में समाहित करने की अनुमति देता था। काई यांग ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और लगन से उसकी स्थिति पर नजर रखी। ये बार ड्रैगन जैसी ऊर्जा उसके मध्याह्न रेखा में व्याप्त थी और उसकी विश्व क्यूई के साथ असंगत थी। हालांकि दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मिल गईं, चाहे कुछ भी हो, वे एक साथ नहीं जुड़ेंगी। इतना ही नहीं, उसके मध्याह्न रेखा के भीतर 2 ऊर्जाओं के प्रवाह पथ बिल्कुल अलग थे। जबकि ट्रू यांग वर्ल्ड क्यूई दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती थी, विशाल अमर गोली ऊर्जा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती थी। काई यांग का शरीर अचानक चमकीला हो गया, अचानक काला पड़ गया और एक पल में चमकदार लाल हो गया। उसकी त्वचा का रंग बदलने के बाद प्रत्येक मध्याह्न रेखा में ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों कीड़े रेंग रहे हों, और लगातार ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। अगर कोई इसे देखता तो भयभीत हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस विशाल मात्रा में ऊर्जा के भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे गायब हो गईं और बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी ऊर्जा उसकी हड्डियों में अवशोषित हो गई। सुनहरा कंकाल किसी प्रकार के हिंसक जानवर में बदल गया जो भूख से भरी हुई ऊर्जा को अपने मुंह में निगल रहा था। इस अत्यधिक दर्द के तहत काई यांग की संवेदनाएं अपने चरम पर थीं।
यह ऐसा था मानो उसने अपने शरीर के भीतर 2 जोड़ी आंखें उगा ली हों। इससे उन्हें ट्रू यांग वर्ल्ड क्यूई के मिश्रण को देखने और ये देखने की अनुमति मिली कि किस तरह अशांत गोली ऊर्जा का प्रत्येक कतरा पिघल गया। धीरे धीरे उसे कुछ एहसास हुआ। कायांग ने अपनी पहले की लड़ाइयों के बारे में सोचा, कैसे हर जगह खून बह रहा था, उसे कितना दर्द महसूस हुआ और अपने खून के प्यासे तारांकन के बारे में सोचा। हर बार उसके दर्द के बाद उसकी अटल इच्छा शक्ति के साथ उसकी अपनी शक्ति तेजी से उस स्तर तक बढ़ जाती थी जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की अनुमति देती थी। यह विशेष रूप से उस लड़ाई में था जो 2 दिन पहले वन जेल के बाहर लकड़ी की झोपड़ी में 5 अनुशासनात्मक हॉल शिष्यों के खिलाफ थी। उनकी खेती स्पष्ट रूप से उनकी तुलना में बहुत अधिक थी। वह युद्ध उनके मन में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया था। उसका खून एक बार फिर उबलने के साथ उसकी हड्डियों से एक गर्म और परिचित एहसास बाहर आया। सुनहरे कंकाल द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा उसे वापस दे दी गई और क्षण भर के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति दी गई। ये पर्याप्त नहीं था। कायांग को लगा कि वह अभी भी कुछ खो रहा है और उस हिस्से के बिना वह कभी भी सुनहरे कंकाल के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। उसे अभी भी एक और सच्ची लड़ाई की जरूरत थी। इस बात को समझते हुए कायांग बिस्तर से कूद पड़ी। तेजी से कठोर सांसें लेते हुए उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और इधर उधर देखा और सीधे अपने सामने वाले घर में चला गया और उसे लात मारकर खोल दिया। कायांग ने अनुमान लगाया कि सुम्यू उस कमरे में रह रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले उसने हलचल सुनी थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसके साथ अच्छी लड़ाई हो, और सुम्यू वह व्यक्ति थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कायांग की नज़र एक साफ सुथरी पीठ पर पड़ी। जैसे ही वह अपनी चुनौती जारी करने वाला था, उसे अपने शब्दों को निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चांदनी के नीचे खिड़की के पास एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला दृश्य था। मलाईदार गोरी त्वचा, बर्फीली ठोस मांसपेशियां उसकी पीठ पर विभिन्न घुमावों के चारों ओर बहती हुई। इस दृश्य ने वास्तव में किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कायांग की 3 शारीरिक इच्छाएं लगभग खत्म हो गईं। इस कमरे में वास्तव में कोई था। ये सुम्यू नहीं था जैसा कि कायांग ने कल्पना की थी, बल्कि सुयान थी। अध्याय 79 तलाश की कीमत। वर्तमान सुयान ने केवल अपना अंडरवियर पहना हुआ था। इस प्रकार उसकी जैद सफ़ेद सुडौल पीठ, उसके बिल्कुल गोल नितंब, लंबे और पतले पैर और उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा सभी कायांग द्वारा देखी गई थी। हालांकि रात का समय था, फिर भी कायांग ने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा। उसकी पीठ बिल्कुल घुमावदार थी, जबकि उसके चमकदार कंधों से मोहक गंध आ रही थी। वह अत्यंत संतुलित कमर बिल्कुल गोल नितंबों की एक जोड़ी पर टिकी हुई थी, न बहुत बड़ी और न बहुत छोटी। कुल मिलाकर तस्वीर के कारण लोगों की रक्तवाहिकाएं फैल गईं और उनकी हृदय गति आसमान छूने लगी। अंडरवियर जो उसके निचले हिस्से से थोड़ा अश्लील ढंग से चिपका हुआ था, उसने उसके दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। क्योंकि उसकी त्वचा बहुत गोरी और सफ़ेद थी और क्योंकि उसके अंडरगारमेंट्स दोनों सफ़ेद रंग के थे, ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर प्रदर्शित हो रहा हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने पीछे की गतिविधियों को सुना था। उसने तुरंत अपने हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और अपने शरीर को दरवाजे की ओर आधा मोड़ लिया। उसके दूसरे हाथ में एक सफ़ेद नाइट गाउन था। ऐसा लग रहा था कि वह बस बदलने ही वाली थी। टीएल नहीं, प्रतिभाशाली। और क्या सुयान को सफ़ेद या कुछ और पसंद है? 2 लोगों की निगाहें हवा में मिली। कायांग चौंका, लेकिन खुद को रोक नहीं सका और उसकी नज़रें नीचे की ओर उसकी सफ़ेद और भरी हुई छाती की ओर चली गईं। दूसरी ओर सुयान गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक देखी जा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक जोड़ी खून से लाल आंखें देखी थीं। ये खून भरी लाल आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह थीं, जिनमें लोलुपता के संकेत थे। बेलगाम होकर वह अपनी निगाहें उस पर बेइज्जती से घुमा रहा था। इतना ही नहीं, नर जोर जोर से सांस ले रहा था, जैसे उसका तारांकन बढ़ रहा हो। का चाचा, सुयान को केंद्र में रखते हुए बर्फ की एक चादर तेजी से कमरे में चारों दिशाओं में फैल गई। उसके गहरे लाल होंठ सिकुड़ गए, आंखों में ठंडक। कायांग को अंततः एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और अपनी अधिकतम गति से कमरे से दूर चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी और 3 सांसों में ही वह कमरे से बाहर भाग चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह अंदर जाने के लिए एक स्पष्ट दिशा चुन पाता, उसे अपने पीछे से एक तेज आवाज़ सुनाई दी। घर के बीच में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। छेद के भीतर से एक सफ़ेद आकृति उड़कर बाहर आई। कायांग के पास पहुंचकर वह उस ठंडे चेहरे पर रोष के निशान देख सकता था। कायांग तुरंत कुछ कदम पीछे हट गए और रक्षात्मक रुख अपना लिया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझाने का एक तरीका सोचा। लेकिन सोच विचार कर वह चाहे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी लड़की जिसकी पीठ इस तरह देखी गई हो, अपराधी को आसानी से नहीं छोड़ेगी। सुयान ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे, जबकि वह वहां खड़ी होकर कायांग को निराशा से देख रही थी। हालांकि वह जानती थी कि कायांग ने शायद जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह ब्लैक विंड ट्रेड में जाग जाएगा। इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वह उसके सामने वाले घर में होगा। वह उसे माफ़ नहीं कर सकी। आप केवल यही कह सकते हैं कि यह एक बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन भले ही यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, सुयान मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थी। वह एक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसा स्पष्टीकरण जो उसके क्रोध को शांत कर दे। दुर्भाग्य से वह पुरुष जो उसके ठीक सामने खड़ा था, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी रक्त लाल थीं और उनमें जरा सी भी कायरता या शर्म के बिना खून की प्यास की भारी आभा निकल रही थी। अच्छा, तो मुझे आपका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, बल्कि मैं केवल अपने गले की इस गांठ को राहत देने के लिए आपको पीटना चाहता हूँ। सुयान की उंगलियों पर धीरे धीरे एक बर्फ का क्रिस्टल बन गया। फिर उसने अपनी उंगलियों को आगे की ओर उछाला और वह बर्फ का क्रिस्टल कायांग की ओर उड़ गया। जैसे जैसे यह उड़ता गया, मैं तेजी से आकार में बढ़ता गया और तेज गति से घूमता गया।
कायांग तक पहुंचते पहुंचते इसका आकार वॉश बेसिन के बराबर हो गया। कायांग ने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अपनी ट्रूयांग वर्ल्ड क्यूई को सक्रिय करते हुए उसकी मुट्ठी बर्फ के क्रिस्टल से टकरा गई। उसकी मुट्ठी में दर्द हो रहा था। यिन ने आइस क्रिस्टल को जिम्मेदार ठहराया और यांग ने ट्रूयांग वर्ल्ड को जिम्मेदार ठहराया। क्यूई टकरा गई, जिससे एक दूसरे को रद्द कर दिया गया। जब पंच वॉश बेसिन के आकार के बर्फ के क्रिस्टल से जुड़ा तो वह तेजी से टुकड़ों में बिखर गया। सू 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 टूटा हुआ बर्फ का क्रिस्टल तेज बर्फ के टुकड़े बन गया जो कायांग पर बमबारी कर रहा था। कायांग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके, इसलिए उनके शरीर पर 10 से अधिक घाव दिखाई दिए, जिससे रक्त तेजी से बहने लगा। उसका पहले से ही पस्त शरीर और भी पस्त हो गया और ऐसा लग रहा था कि गिरने की कगार पर है। कायांग धीमी आवाज में चिल्लाए और सुनहरे कंकाल ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। जैसे जैसे गर्माहट का एहसास फैला, उसे लगा कि उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। सुयान की आंखों में सदमा देखा जा सकता था। उसने सोचा कि उसका कदम कायांग को बेहोश करने के लिए काफी होगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके कदम का प्रतिकार किया जाएगा। उसका शरीर लहराता हुआ मनुष्यों के बीच उतरी एक अमर परी की तरह कायांग की ओर उड़ गया। एक पल में वह कायांग के कंधे पर थी। बर्फ जैसी ठंडक का एहसास तुरंत उसके कंधे पर फैल गया और वह जल्दी से कुछ और कदम पीछे हट गया। इसे देखने के लिए मुड़ते हुए कायांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उन्होंने अपने कंधे पर बर्फ की एक परत देखी जो तेजी से बर्फ के क्रिस्टल बना रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कायांग ने अपने कंधे पर बंधे कपड़े फाड़ दिए और यांग लिक्विड की एक बूंद अपने कंधे पर लगाने के लिए निकाली। फुसफुसाहट, बर्फ फुसफुसाए कि यांग का कंधा जलते हुए लोहे के टुकड़े की तरह जल गया, क्षण भर के लिए चमकदार लाल हो गया। जो ठंडक फैल रही थी वह यांग लिक्विड की उस बूंद से जलकर पलक झपकते ही गायब हो गई। सुयान और भी स्तब्ध हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कायांग उसकी बर्फ क्यूई को पिघलाने के लिए ऐसे अजीब तरीकों का इस्तेमाल करेगी। उसकी आंखों में ठंड दिखाई दे रही थी। सुयान ने हजारों परतों वाली बर्फ की लहरों का आह्वान किया जो उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके शरीर को बर्फ की परतों के भीतर छिपा रही थी, क्योंकि वे कायांग की ओर घूम रही थीं। हजारों परत वाली बर्फ की लहरें न केवल बर्फीले तूफान की तरह भव्य थीं, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थीं। एक पल में कायांग को बर्फ की लहरों ने निगल लिया। हड्डी चुभाने वाली ठंड ने उसके हृदय को जमा दिया। भले ही उन्होंने ट्रूयांग रणनीति अपनाई, कायांग को लगा कि वह जल्द ही जम जाएंगे और बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे। वह जानता था कि यह वरिष्ठ बहन सुयान बेहद गुस्से में थी। हालांकि उसके हमलों में हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह उसे गंभीर सबक सिखाना चाहती थी। हालांकि इस स्थिति ने कायांग को एक विचार दिया। यद्यपि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक उच्च स्तर का था और वह थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सका, फिर भी वह अपने निष्कर्षों का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था। ये प्रतिद्वंद्वी सुम्यू से 1000 गुना बेहतर था। बर्फीले तूफान के भीतर सुयान ने लगातार हमला किया और कायांग अपना बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ थी, हर वार के साथ कराह रही थी। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान रिस रहा था, जबकि उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और ठंडी हवा के आक्रमण से बुरी तरह लड़ रहा था। इस कठिन परिस्थिति के बीच कायांग के विचार स्पष्ट हो गए और उन्होंने वास्तव में सभी प्रकार के प्रतिरोध को छोड़ दिया और सुयान के सभी हमलों को खुले तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। हंगामे ने कई अन्य लोगों को जगा दिया था। दूसरे बुजुर्ग सु हुआनवू घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद सुम्यू ने ली युनतियान का नेतृत्व किया और बाकी लोग पहुंचे। अपने सामने का दृश्य देखकर आने वाले लोग अनजाने में गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। बर्फ हर जगह बेतहाशा उड़ रही थी। कायांग का तारांकन ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह अपनी आंखें बंद करके स्थिर खड़ा था। वह वर्तमान में सुयान के सभी हमलों को सहन कर रहा था। उसका शरीर एक बहुत ही कटे हुए कपड़े के बोरे जैसा लग रहा था, जिस पर सुयान द्वारा बार बार प्रहार किया जा रहा था। जैसे ही उस पर प्रहार किया जा रहा था, उसका शरीर प्रहार के कारण इधर उधर उड़ गया, लेकिन कभी भी जमीन को छूता हुआ नहीं लगा। हिस, सुम्यू ने सांस छोड़ते हुए कहा। बड़े भाई काई ने बड़ी बहन को कैसे उकसाया? हो सकता है कि बड़ी बहन कुछ दिन पहले हुई बातों का बदला ले रही हो। ली युनतियान ने बड़े डर के साथ सुझाव दिया। ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा वरिष्ठ बहन के स्वभाव के साथ वह बिना किसी कारण के वरिष्ठ भाई काई को क्यों पीटती? हमारे दयनीय वरिष्ठ भाई काई, उनकी चोटें अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, फिर भी उन्होंने पहले ही इतनी बड़ी आपदा को आमंत्रित कर लिया है। बड़ी बहन के हमले बहुत क्रूर हैं। लोगों के समूह की सभी फुसफुसाहटें सुयान ने सुनी। उन्होंने केवल उसे और अधिक क्रोधित करने का काम किया। आज कायांग ने ही उसके शरीर को देखा था जिससे वह हरकत करने लगी थी, लेकिन उनके मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी सोच वाली खलनायिका है जो अपना बदला ले रही है। सुयान के हाथ और भी क्रूर हो गए। अध्याय 80 अचल वसीयत। सु जुआनवू ने कायांग को देखा जिसे पीटा जा रहा था। उसने अपनी आंखें टेढ़ी कर ली और टिप्पणी की। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या मतलब है? सुमू को समझ नहीं आया। सु जुआनवू ने केवल धीरे से अपना सिर हिलाया और आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। उनकी नज़र में हालांकि कायांग बहुत दयनीय था। वह बता सकता था कि वह वर्तमान में कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, कि कुछ मानसिक समझ हो सकता है या यह एक मार्शल कौशल हो सकता है। हवा के उस ठंडे तूफान में लिपटा हुआ उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से तक चुभने वाली ठंड के कारण कांप रहा था। वह अपने कोर के भीतर एक धधकती हुई गर्म ऊर्जा को अपनी गर्मी फैलाते हुए देख सकता था। जब यह उग्र ऊर्जा बाहर की ओर फूटेगी तो शायद वह एक नए स्तर पर कदम रख सकेगा। यदि वह सफल होता तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य नहीं होती। सु जुआनवू ने वास्तव में कभी ऐसा मार्शल अभ्यासी नहीं देखा था जो इतनी दयनीय स्थिति में रहते हुए भी वास्तव में आत्मज्ञान की इतनी गहरी स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम हो।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादाजी, मुझे डर है कि अगर बड़ी बहन का यही हाल रहा तो बड़ा भाई का यांग मर जाएगा। सुमू तुरंत चिल्लाए। सुजुवान वू ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यानेर अपने हमलों की ताकत को ठीक से नियंत्रित करना जानती है और उसके हमलों के भीतर कोई हत्या के हमले नहीं होते हैं। आखिरकार वह काय यांग का जीवन नहीं चाहती। इस कथन को समाप्त करते हुए उसने फिर खुद से फुसफुसाया, अजीब बात है, यानेर उसे इस तरह सजा क्यों देगा? यदि ऐसा नहीं है क्योंकि सुजुवान वू परिपक्व और परिष्कृत था, तो वह निश्चित रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होगा कि सुयान और काय यांग के बीच क्या हुआ था। जब बर्फीला तूफान शांत हुआ तो सुयान हवा में तैरती रही जबकि काय यांग जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कुचला हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और जहां आप उसकी त्वचा देख सकते थे वहां शीतदंश के निशान थे। जैसे ही वह जमीन पर गिरने ही वाला था, काय यांग ने अचानक पलटी मारी और मजबूती से जमीन पर आ गिरा और चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। तारों की रोशनी में सुयान के सफ़ेद कपड़े रात की हवा के साथ लहरा रहे थे। वह एक परी की तरह लग रही थी जो पूर्णिमा के चंद्रमा को अपने पीछे लटकाए हुए उतर रही हो। उनकी भव्य और स्वच्छ आभा ने लोगों को बिना किसी स्पष्ट कारण के अधिक विनम्र बना दिया। काचाचा सभी दिशाओं से सुना जा सकता था क्योंकि काय यांग के शरीर पर बर्फ जमने लगी थी। जल्द ही वह एक विशाल बर्फखंड बन गया था। बर्फ की सिल्ली की चिकनाई तो स्पष्ट थी ही, वह शीशे की तरह साफ भी थी। यह इतना स्पष्ट था कि काय यांग के बालों का हर एक कतरा देखा जा सकता था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर उसका रवैया और भावनाएं भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। सुयान ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल काय यांग की ओर रहस्यमय तरीके से देखा और फिर पीछे मुड़कर अपने कमरे में लौट आए। उसके जाने का दृश्य काय यांग ने स्पष्ट रूप से देखा था। उसकी देखभाल करो, एक बार जब वह बर्फ से मुक्त हो जाएगा तो यह उसकी सफलता की शुरुआत होगी, सुजुवान वू ने गंभीरता से सुम्यू को बताया। सुम्यू इस हद तक घबरा गया कि उसे पसीना आने लगा। दादाजी, वरिष्ठ काय को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, है ना? सुजुवान वू ने धीरे से हंसते हुए कहा, वह ऐसा नहीं करेगा, यह उसका सौभाग्य है। सुम्यू को आश्वस्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। तभी सुम्यू का समूह काय यांग वाले बर्फ के खंड तक चुपचाप और धीरे से चला गया। उनमें से प्रत्येक ने उस विशाल बर्फ के खंड को घेर लिया और उस पर थपथपाने लगे। लेकिन सुयान की बर्फ कला की समझ के साथ क्या वे इसे तोड़ पाएंगे? ये बुरा है, ये बुरा है। बड़ा भाई पहले से ही घायल है और अब जब वह जम गया है तो मुझे डर है कि उसका छोटा भाई भी जम जाएगा और गिर जाएगा। ये कैसे अच्छा है? तारांकन के पास किसी भी प्रकार का फिल्टर नहीं था, इसलिए जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा उसने ये कहा। सुम्यू ने उसे घूर कर देखा। क्या तुमने मेरे दादाजी को ये कहते नहीं सुना, ये वरिष्ठ काय का सौभाग्य है ना? हर कोई हिलता नहीं है। अगर यह बर्फ टूट गई और वरिष्ठ को चोट लगी तो यह अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ पहरा देंगे। हाँ, लोगों के समूह ने संवेद स्वर मिलाया। रात की 5वीं घंटी बजने तक वर्तमान समय में 3-5 बजे पहरा देते हुए अभी भी बर्फ की शिला से कोई हलचल नहीं हुई थी और काय यांग जीवित मृतकों की तरह उसमें पड़ी रही। उसकी सांसें उथली थीं, वह केवल उस स्थान को देखना जारी रख सका जहां सुयान गायब हो गई थी। सुम्यू के समूह ने काय यांग की सुरक्षा के लिए 2 लोगों को पीछे छोड़ने का निर्णय लेने से पहले कुछ समय के लिए स्थिति पर विचार किया, जबकि बाकी लोग जो कुछ भी करने की जरूरत थी उसे करने के लिए लौट आए। ऐसा पूरे 3 दिन तक चलता रहा। एक छोटी सी अटारी के भीतर एक बड़ी बर्फ की सिल्ली थी और उसके अंदर एक जीवित व्यक्ति था। देखने में यह उतना ही अजीब था जितना अजीब हो सकता था। इन पिछले 3 दिनों के दौरान उन्होंने अनगिनत बार अपनी शिफ्टें घुमाईं और फिर भी बर्फ टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। इससे समूह इतना चिंतित हो गया कि उनके होठों पर छाले पड़ गए। इन 3 दिनों के दौरान काय यांग को समय के प्रवाह का एहसास नहीं हुआ। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं, वह कुछ भी नहीं देख सका। उनका सारा ध्यान अपने शरीर के भीतर होने वाले बदलावों को समझने पर था। उसकी हड्डियों के भीतर की ऊर्जा को महसूस करना, उस अटूट गर्मी को महसूस करना जो ऊर्जा अपने साथ लाई थी, और यह महसूस करना कि कैसे वह गर्मी हर बार उसकी ताकत को बढ़ाएगी। सुयान ने जो बर्फ उसके लिए छोड़ी थी उसने उसे यह समझने के लिए सही जगह प्रदान की कि क्या हो रहा था। पीछे छोड़े गए बर्फ के खंड के भीतर मौजूद ऊर्जा लगातार ठंडी हवा छोड़ती थी जो उसके मूल में प्रवेश करती थी। ये ठंड कुछ ऐसी थी जिसका वर्तमान काय यांग विरोध नहीं कर सका, लेकिन वह हर बार विरोध करने में कामयाब रहा। हर बार वह सुनहरे कंकाल के रहस्यमय गुणों पर भरोसा करता था। सैकड़ों बार, हजारों बार विरोध करने से काय यांग को सुनहरे कंकाल के रहस्यों को समझने में मदद मिली और यह उसकी क्षमताओं को क्यों बढ़ा सकता है। उसके शरीर के भीतर एक छोटी सी लौ और अधिक गर्म होने लगी थी, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि उसे अंततः समझ नहीं आ गया कि क्या हो रहा था। ये लौ तब तक शांतिपूर्वक जलती रही जब तक कि इसने अंततः काय यांग के शरीर से गर्मी की लहरें भेजना शुरू नहीं कर दिया। टूटने की आवाज आए। सुम्यू और ली युनतियान जो इस समय रखवाली पर थे चौंक गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने केवल बर्फ के खंड पर छोटी छोटी असंख्य दरारें देखीं, जिनमें दरारें मकड़ी के जाले जैसी दिख रही थीं। वरिष्ठ काय बाहर आने वाला है। सुमू उत्साह और निश्चितता के साथ रोई। निश्चित रूप से जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बर्फ का टुकड़ा फट गया और टुकड़े गायब होने से पहले प्रकाश में पिघल गए। काय यांग अपनी पिछली स्थिति में खड़ा रहा। उसका खून से सना हुआ ऊपरी शरीर तारांकन थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं जिससे पता चल रहा था कि वह अभी भी गहरी सोच में था। सुम्यू और ली युनतियान ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे चुपचाप किनारे पर इंतजार करने लगे। आधे घंटे के बाद काय यांग की चिंता गायब हो गई और उसने प्रसन्न स्वर में कहा, चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें अचल विल कहूंगा। अचल वसीयत वह चीज़ थी जिसकी समझ काय यांग को इन 3 दिनों के दौरान प्राप्त हुई थी।
यह मार्शल कौशल वह नहीं था जिसका उपयोग आप हमला करने के लिए कर सकते थे, बल्कि वह था जो किसी के शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता था। ये वह कौशल था जो उसने सुनहरे कंकाल से सीखा था, इसलिए इस कौशल का कंकाल से गहरा संबंध था। केवल जब किसी के पास अधिक भावना हो, वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार न हो, तो क्या वे इस प्रकार के कौशल को अनलॉक करने में सक्षम होंगे। जैसे ही वह इसे सक्रिय करेगा, सुनहरा कंकाल उसे अपनी ताकत और लड़ने की क्षमता को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए ऊर्जा देगा। हालांकि पहले वह अनजाने में इस अचल इच्छा कौशल को सक्रिय कर रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई समझ नहीं थी। इस प्रकार के मार्शल कौशल के साथ एक बार समझ में आने के बाद प्रदर्शित होने वाली शक्ति में एक बड़ा अंतर होता है। दूसरे शब्दों में, अब वह कह सकता है कि उसने इस गुप्त कौशल को अपने हाथों से पूरी तरह से समझ लिया है। ये भी कहा जा सकता है कि यह उनका विशिष्ट कौशल था। यह अब पहले जैसा नहीं था। जब वह युद्ध में होता है और या घायल हो जाता है, तो उसे कौशल को सक्रिय करने के लिए अपनी जिद पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी थी। कायांग अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था, क्योंकि वह समझ सकता था कि सुनहरे कंकाल के भीतर अभी भी रहस्य छिपे हुए थे। फिर भी चूंकि वह उन्हें देख नहीं सका, इसलिए वह उन पर दावा नहीं कर सका। इस प्रकार वह पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सका। दिन लंबे हैं और किसी को खोए हुए 1 घंटे की परवाह नहीं करनी चाहिए, कायांग ने खुद को सांत्वना दी। केवल जब कायांग ने चलना शुरू किया तो सूम्यू और ली युनतियान उसके पास आए और चिंतित होकर पूछा, सीनियर काय, क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कायांग ने अपने अंगों को इधर उधर घुमाया और पाया कि पिछली सभी चोटें ठीक हो गई थीं। मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद करूंगी, नहीं तो अगर बड़ी बहन ने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे डर है कि वह तुम्हें फिर से पीट सकती है। सूम्यू ने कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई